हर एक एलिमेंट जो आ रहा है वो एक निश्चित पैटर्न को फॉलो कर रहा है। जी यार बाउलिज्म बढ़ते सीक्वेंस की वैल्यू घटती जा रही है। तो वैल्यू बढ़ रही है, इसका मतलब क्या है? सभी लोगों को तैनवरिया का नमस्कार। आप सभी लोगों को तैनवरिया का नमस्कार। हेलो एवरीवन, मैं यशवर्धन तैनवरिया आपका स्वागत करता हूं एक बार फिर पूरे जोश के साथ आपने अपने फीलिंग वाले यूट्यूब चैनल तैनवरिया कॉन्सेप्ट क्लासेस पर। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हम लोग यूपी टीजीटी पीजीटी 2026 और 2022 वाले कैंडिडेट्स के लिए जी जान से मेहनत कर रहे हैं और मैथमेटिक्स में प्रैक्टिकली फील कराने के लिए हम ये सीरीज लेकर के आए हैं, फीलिंग वाली सीरीज। इससे पहले आपकी 2 क्लासेस हो चुकी हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं भाई साहब। हम पढ़ रहे हैं सेट थ्योरी, समुच्चय सिद्धांत, बिल्कुल 0 to हीरो लेवल, शून्य से शिखर तक की कहानी है। कि आप लोग तैयार हैं आज की एक और बेहतरीन सी क्लास में मेरे साथ अंत तक रुकने के लिए? तो चलिए फटाफट से बिना देरी किए हुए जल्दी से एक रफ कॉपी और एक पेन लेकर के बैठ जाइए। चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं। देखिएगा तो देखो भाई साहब, आज की कहानी को शुरू करने से पहले मैं 2 बातें बताना चाह रहा हूँ। पहली बात तो ये है कि इससे पहले 2 क्लासेस और हो चुकी हैं जिनमें हम बहुत कुछ सीख चुके हैं, तो आज भी बहुत कुछ सीखेंगे। तो इस क्लास के बाद पुरानी क्लास भी देख लेना, या फिर पुरानी देखते आ रहे हो तो और अच्छी बात है। और जो भी कैंडिडेट मुझे नया देख रहे हैं, फटाफट से आप जल्दी से व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो जिन्होंने अभी तक नहीं किया है। एक बात का विशेष ध्यान रखें, गर्ल्स और बॉयज़ के ग्रुप अलग अलग हैं, तो कृपया अपने अपने ग्रुप में जाएं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों ने जहां तक सीख लिया था वेन डायग्राम और कुछ फॉर्मूले सीखे थे, उन्हीं के बेसिस पे मैं 2-3 सवाल लेकर के आया हूं। बहुत ही एक्सपेक्टेड सवाल है ये, इनके आने की संभावना काफी ज्यादा है। देखिए क्या है सवाल, देखो ध्यान से। इफ ए एंड बी आर 2 सेट्स, अगर ए और बी कोई 2 सेट है, इस प्रकार से है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए 17 है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी 23 है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए यूनियन बी 38 है। मुझे पता है कि यहाँ पर शायद रिफ्लेक्शन आ रहा होगा। देखो मैं यहाँ खड़ा हो गया, अब देखो ध्यान से क्या लिखा है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी 23 है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए यूनियन बी हमारे 38 हैं। अब पूछा क्या, ध्यान से समझो भाई साहब, हमसे उसने पूछा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी बताइए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी बताओ। इसका मतलब कितने लोगों को पता है? ए माइनस बी का मतलब है कि केवल एक ही चर्चा हो रही है, ओनली एक ही बात हो रही है। ऐसे ही बी माइनस ए का मतलब क्या है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स केवल बी के सारे एलिमेंट। चलिए फटाफट से चर्चा करते हैं। और चौथे में क्या पूछ रहा है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एग्जैक्टली वन ऑफ ए एंड बी, मतलब अलग ए में कितने हैं, अलग बी में कितने हैं, वो सारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इकट्ठे जोड़ के बताने हैं। ये क्वेश्चन लेने का मेरा औचित्य ये है कि मोस्ट एक्सपेक्टेड है, ऐसे सवाल इस बार बनने की पूरी संभावना है। भाई साहब एलटी ग्रेड हमें बहुत कुछ सिखा चुका है। चलिए करते हैं सवाल को, देखो ध्यान से। तो पहले हम बात करते हैं काय की, ए इंटरसेक्शन बी की। सबसे पहली बात हमें दिया क्या, हमें यूनियन दे रखा है। तो भाई साहब सर आपको पता है यूनियन का फॉर्मूला हमने सीखा था। सर क्या सीखा था? देखो ध्यान से, हम जानते हैं, हम पहली बात कर रहे हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी की हम बात कर रहे हैं। तो भाई साहब हम एक फॉर्मूला जानते हैं बहुत ही प्यारा सा। सर वो क्या जानते हैं? देखो ध्यान से, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी, सर ये होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। हम पिछली क्लासों में भैया इस फॉर्मूले को अच्छे से देख चुके हैं। ठीक है, अब यहीं कैसे यूज कर देंगे। देखो ध्यान से, यूनियन दे रखा है 38, रख दो यहाँ पे 38। ए में दे रखे हैं 17 एलिमेंट है, बी में दे रखे हैं 23 एलिमेंट है। ये पता करना है, पहला ये तो टास्क है हमारा, इसको यहीं छोड़ दो। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, बहुत अच्छी बात है। अब इन दोनों को जोड़ के 38 में माइनस कर देंगे। देखो ध्यान से, 38 माइनस, इनको जोड़ कितने होंगे? देखो 7 और 3 10 की 0, हासिल 1, 2 और 1 3 और 1 4, माइनस के 40 हो गए, बराबर में माइनस के नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। यहां तक किसी को कोई समस्या, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे चलो, 38 में से 40 के भाई साहब माइनस के 2 बचेंगे, माइनस के 2 बराबर माइनस के नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, माइनस से माइनस कैंसल। तो भाई साहब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी तुम्हारे आ गए, कितने आ गए भैया? 2 आ गए, काम खत्म हो गया। कितना सिंपल सवाल था। मतलब मेरा कहना औचित्य यह है कि तुम्हें फॉर्मूले रिकॉल कराना कि कैसे लगाना है, समझ गए? अच्छा सर, अच्छी बात है। सर अगला बताइए। तो भाई साहब पार्ट बी में पूछा है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी, तो ये कैसे निकालेंगे? वेरी सिंपल। कितने बच्चों को याद है ए माइनस बी को कैसे निकालते हैं? चर्चा कर रहे हैं केवल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए की कितने एलिमेंट है, कैसे करते हैं भाई साहब? तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, क्योंकि उसने डिसजॉइंट नहीं कहा है। अगर डिसजॉइंट नहीं कहा होता, उसने डिसजॉइंट कहा होता सॉरी, तो डायरेक्ट लिख देते हैं हम ए माइनस बी का मतलब क्या है? केवल एक ही बात हो रही है, तो आंसर आता 17। लेकिन उसने यहाँ के डिसजॉइंट नहीं कहा है, तो हम मान के चलेंगे कि कहानी ऐसी है भैया, हम मान के चलेंगे कहानी ऐसी है, तो केवल एक ही बात करेंगे। तो जब एक ही बात करेंगे तो यहाँ पे ये बी में जो एलिमेंट जा रहे हैं इंटरसेक्शन वाले, इनको माइनस करना पड़ेगा। कितने लोगों को याद है? मैंने तुम्हें कराया, माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, अब मैं इधर खड़ा हो गया जिससे तुम्हें प्रॉपर दिखाई दे। बहुत अच्छी बात है भाई साहब। तो देखो
ए में कितने भाई 17 हैं, 17 लिख लो यहाँ पर 17 है, ठीक है। माइनस इंटरसेक्शन में भैया हमने हवाले निकाले 2 हैं, तो 17 में से 2 के कितने बचे भाई साहब 15, आंसर आ गया। तो तुमसे किसी ने पूछ लिया कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी का मतलब क्या है, यानी कि केवल ए में कितने एलिमेंट हैं, तो ए में 15 एलिमेंट है। पल्ले पढ़ा कि नहीं पढ़ा, बहुत अच्छी बात है। अब बात करते हैं भाई साहब बी माइनस ए की। वेरी सिंपल सवाल, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन काय में भाई साहब बी माइनस ए की बात कर रहे हैं, तो क्या करेंगे भाई साहब, सेम कहानी है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी। चाहे तुम बी इंटरसेक्शन ए बोलो चाहे ए इंटरसेक्शन बी बोलो, बात सेम ही होती है। अच्छी बात है सर, बी में कितने हैं, सर 23 है, 23 माइनस सर इंटरसेक्शन में कितने आ रहे हैं सर 2 आ रहे हैं, 2 को माइनस कर दो, कितने बचे भाई साहब 21 बच गए। तो 21 इज और वेरी करेक्ट आंसर। और लास्ट वाले में क्या पूछा है, इसका मतलब समझिए भाई साहब, लास्ट वाले में तुमसे क्या पूछा जा रहा है आप उसका मतलब समझिए। तो लास्ट वाले में कह रहा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एग्जैक्टली वन ऑफ ए एंड बी। एग्जैक्टली ए में कितने हैं, एग्जैक्टली बी में कितने हैं, वो टोटल एलिमेंट्स कितने हैं भाई साहब। कहने का मतलब यहां से आपसे डेल्टा पूछ रहा है, वो क्या पूछ रहा है, यहां से आपको डेल्टा पूछ रहा है, वो ये पूछ रहा है सर कैसे निकालते हैं डेल्टा को। सर हम तो भूल गए, अरे काहे भूल गए, ए माइनस बी प्लस बी माइनस ए, ये चाहिए हमें। केवल और केवल ए के एलिमेंट्स और केवल बी के एलिमेंट्स, फिर दोनों में अलग अलग कितने हैं, वो टोटल एलिमेंट्स। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एग्जैक्टली वन ऑफ ए एंड बी, दोनों में अलग अलग कितने कितने एलिमेंट टोटल बताना है। वेरी सिंपल भाई साहब, वेरी सिंपल। हमने अभी निकाला सर ये 15 है, ये 15 लिख लो यहाँ पे। सर ये 21 है, सर इनको ऐड कर दो, सर 5 और 1 6, सर 2 और 1 3, सर 36 था वेरी करेक्ट आंसर। कितने स्टूडेंट्स को, ये बहुत ही सिंपल सा सवाल इसको कहेंगे, लेकिन मैंने आपको बेहतरीन तरीके से करवाया है, क्या ढंग से फीलिंग आई कि नहीं आई। भाई साहब फिर से कह रहा हूँ, अच्छे से समझ में उन्हीं विद्यार्थी की आएगा जो लोग शुरू से देखते आ रहे हैं। भाई साहब सीढ़ी दर सीढ़ी तुम चढ़ोगे मैथमेटिक्स में तो तुम कैच कर पाओगे। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, इन अ ग्रुप ऑफ 400 पीपल हैं, 250 कैन स्पीक हिंदी। समझो ध्यान से, क्या क्या यहाँ पे देखो, ध्यान से समझो क्या क्या मैंने। इन अ ग्रुप ऑफ 400 पीपल, 400 लोगों का समूह है, उसमें से 250 स्पीक हिंदी, 250 हिंदी बोलते हैं, 200 कैन स्पीक इंग्लिश। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल भाई साहब, इसको मैं दूंगा ट्रिपल स्टार रेटिंग। इस टाइप का सवाल इस बार पूरी संभावना एक्सपेक्टेड है। ऐसा सवाल आता है पेपर में यार, आता है, वेन आरेख से करने वाला सवाल आता है, वेन डायग्राम से होगा और सिंपल सूत्र से भी हो जाएगा। ठीक है 200 कैन स्पीक हिंदी इंग्लिश, सॉरी हाउ मेनी स्पीक हिंदी इंग्लिश बोथ। अब देखो यहाँ पे कॉमन मिस्टेक्स स्टूडेंट्स क्या करते हैं, मैं वो तुम्हें बताता हूँ। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि ये सब तो तुम्हें आता ही है, तो लिखा हुआ है ऑलरेडी, नोट कर रहा हूँ, इसको मैं रेस कर देता हूँ। देखो ध्यान से, तो ये सवाल बहुत ही बेहतरीन सवाल है। ये सवाल तुम्हें काफ़ी कुछ चीज़ें सिखा के जाने वाला है। अच्छा सवाल है भैया, कैसे सिखाएगा, देखो ध्यान से भैया, ऐसे सिखाएगा। अब ध्यान से समझना भाई साहब, उसने बोला है कि 250 कैन स्पीक हिंदी, तो बच्चे गलती ये करते हैं, वो समझते हैं कि 250 लोग केवल हिंदी बोलते हैं। उसने केवल नहीं बोला है, उसने केवल ये बोला कि 250 कैन स्पीक हिंदी बोल सकते हैं। क्या उसने ऐसा बोला कि केवल हिंदी, केवल शब्द नहीं है। तो ऐसा दिमाग में कीड़ा मत बिठाना कि 250 कैन स्पीक हिंदी, यही गलती हो जाती है। यही समझते हैं बच्चे, क्या समझते हैं कि 250 लोग केवल हिंदी ही बोलते हैं, तो हिंदी में एच लगा के, नंबर ऑफ एच लगा के 250 कर देते हैं, वो कहानी खत्म हो जाएगी, वहीं गलत हो जाएगा तुम्हारा। उसने केवल हिंदी नहीं कहा, उसने हिंदी कहा है। इसमें जरूरी थोड़ी, इसमें कुछ ऐसे भी तो होंगे जो और कुछ बोल रहे होंगे, हिंदी तो बोल ही रहे, लेकिन हिंदी के संग और भी तो कुछ बोल सकते हैं। उसने ऐसा तो नहीं बोला यहाँ पे। ऐसे ही यहाँ पे 200 कैन स्पीक इंग्लिश, अब इसने ये भी तो नहीं बोला कि 200 केवल स्पीक इंग्लिश ही, केवल इंग्लिश बोलेंगे। अरे भैया इनमें से ऐसे हो सकता है जो हिंदी बोल रहे हैं। उसने बस ये बोला कि इंग्लिश बोल सकते हैं। तुम मान लो तो तुम्हारी क्लास में होशियार बच्चा है कोई, वो इंग्लिश बोल सकता है, तुमने बोला तो क्या वो इंग्लिश ही बोलता है, हिंदी नहीं बोलेगा वो? तुमने ऐसा तो बोला नहीं, तुमने बोला वो इंग्लिश बोल सकता है, तो भैया हिंदी भी तो बोल सकता है, जरूरी थोड़ी है। तो ऐसा कभी दिमाग को मत बैठाना कि ये केवल और केवल यही होगा। यही सबसे बड़ा क्लू पॉइंट मैं तुम्हें देके जा रहा हूँ। ठीक है, समझो ध्यान से। तो देखो क्या दे रखा, गिवन दैट। मैं ये सब क्यों लिख रहा हूँ, एकदम प्रॉपर तरीके से कराने के लिए। ठीक है, तो देखो यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स स्पीक हिंदी कितने हैं, 250 है। ठीक है, केवल हिंदी करेंगे, हिंदी बोल सकते हैं, केवल ये कहा जा रहा है। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स स्पीक इंग्लिश, ये कितने भैया, ये है तुम्हारे पास 200। अब क्योंकि इस प्रश्न के अंदर केवल 2 ही भाषा का उपयोग किया जा रहा है, हिंदी और इंग्लिश का, तो इससे ज्यादा नहीं सोचेंगे हम, केवल 2 ही सोचे जा रहे हैं। टोटल लोग हैं 400, तो मतलब ये हो गया सर कि टोटल लोग 400, तो वो हिंदी इंग्लिश दोनों बोल रहे होंगे। क्योंकि टोटल का मतलब क्या है, टोटल के अंदर हिंदी वाले भी हैं, टोटल के अंदर इंग्लिश वाले भी हैं, और किसी भाषा का जिक्र नहीं है, तो केवल दोनों का यूनियन लेंगे हम। सर क्या लेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन H यूनियन E, ये भैया टोटल तुम्हारे 400 है। बताओ यहां तक किसी को कोई समस्या आई, कोई डाउट आया? मैंने क्या बोला, ध्यान से सुनते नहीं हो यार, मैं क्या बोल रहा हूं। देखो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन H यूनियन E का तात्पर्य हो गया कि हमारे पास केवल 2 ही प्रकार की भाषा है,
और कुल लोग हमारे पास 400 हैं, उसमें से हिंदी बोलते हैं, उसमें से इंग्लिश बोलते हैं। तो इसका मतलब ये कि इन ये 400 लोग जो है कहाँ है, ये सबका संगठन है, सबके मिश्रण है, जिसमें हिंदी इंग्लिश दो ही भाषा बोली जा रही है। तो यूनियन लगा दिया मैंने, सबको इकट्ठा ले लिया। समझ गए? यहाँ तक समझ में आया? भाई साहब देखो, जिस स्टूडेंट को फीलिंग नहीं आएगी उसको मजा नहीं आएगा। मैथमेटिक्स को फील करने की कोशिश करो, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, हमसे पूछ रहे हैं कि हिंदी इंग्लिश दोनों बोल सकते हैं सर, मतलब क्या है इसका? बस कान क्वेश्चन खत्म हो गया तुम्हारा यार। हिंदी इंग्लिश दोनों का मतलब क्या है भैया? कॉमन। ऐसे कॉमन लोग बताओ जिनकी भाषा कॉमन हो, ऐसे लोग जिनकी हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा कॉमन हो। कॉमन की जब बात आती है भैया, इंटरसेक्शन। अरे बोलो, मजा आया? ठीक है, चलिए करते हैं फटाफट से। क्या होता है फॉर्मूला? यूनियन वाला, नंबर ऑफ एलिमेंट इन एच माइनस प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स एच इंटरसेक्शन ई। बोलो पल्ले पड़ा कि नहीं पड़ा? बोलो, बहुत अच्छी बात है। हो चलिए चलिए, यूनियन दे रखा है 400 बराबर, ये कितने हैं भैया? 250। ठीक है भाई साहब, और ये कितने हैं तुम्हारे पास? ये हैं 200। चलिए भैया, अब इनको जोड़ लेते हैं, माइनस के नंबर ऑफ एलिमेंट्स एच इंटरसेक्शन ई। ठीक है, इन्हें जोड़ लो फटाफट से, जोड़ो जल्दी जल्दी जल्दी, जोड़ो जोड़ो जोड़ो, जोड़िए भैया। तो देखो कितने बैठेंगे ये? 400 बराबर, देखो 0 की 0 आ गई, एकदम बच्चों वाले तरीके से तो मैं जोड़ना सिखा रहा हूँ। 5 की 5 आ गई, 2 और 2 4 हो गए, माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एच इंटरसेक्शन ई। अब इसका वैल्यू चाहिए तो एक काम करो, इसको धर लिया, इसको धर भेज दो। तो मतलब साफ साफ तुम्हें दिख रहा है सर 50 लोग एक्स्ट्रा हैं। इसका मतलब ये हो गया कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स एच इंटरसेक्शन ई बराबर सर आ गया 50। मतलब ये हो गया कि 50 लोग ऐसे हैं, 50 लोग ऐसे हैं जो हिंदी इंग्लिश दोनों बोलते हैं। 50 लोग ऐसे हैं जो हिंदी इंग्लिश दोनों बोलते हैं। क्या मैं इसको तुमको वेन डायग्राम से समझा दूं? लो समझा देता हूं, देखो ध्यान से। देखो इस सवाल में तुम क्लैरिटी लेकर के आओ, क्योंकि एक सवाल तुम्हारे ढंग से समझ में आ गया तो तुम ऐसे हर एक सवाल कर लोगे, इतना मुझे पूरा भरोसा है तुम पे। ठीक है, अब देखो ध्यान से, ये है कहानी। टोटल लोग हैं तुम्हारे पास 400। 400 में ये हिंदी वाले हैं, ये इंग्लिश वाले हैं। अब भाई साहब, हिंदी की जब चर्चा हो रही है, जब हिंदी की चर्चा हो रही है तो हमें ये नहीं पता है कि कितने लोग हिंदी बोल सकते हैं, मतलब केवल कितने बोल सकते हैं, केवल नहीं पता, हमें बस पता है हिंदी बोल सकते हैं। भैया वो 250 है, या 250 लिख दो, वो 250 इसमें भी तो आएंगे। ठीक है, अब इंग्लिश के पता है सर, ये इंग्लिश के कितने हैं? इंग्लिश के सर हम पे 200 हैं। और सर जो दोनों बोल सकते हैं कॉमन वाले सर 50 हैं। सर कॉमन वाले 50 हैं, सर कॉमन वाले 50 हैं। बताइए कॉमन वाले कितने हैं? 50। अब तुमसे किसी ने पूछ लिया कि ऐसे कितने लोग हैं जो केवल हिंदी बोलते हैं, तो भैया कॉमन वाले हटा दो, क्योंकि देखो 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 ध्यान से सुनो यार, ध्यान से सुनो। 50 लोग ऐसे हैं जो हिंदी इंग्लिश दोनों बोल रहे हैं, समझा ध्यान से। 50 लोग ऐसे हैं जो हिंदी इंग्लिश दोनों बोल रहे हैं, मुझे केवल हिंदी वाले चाहिए, तो इसमें से वही 50 लोग हटा दो ना जो इंग्लिश बोल रहे हैं, क्योंकि हिंदी इंग्लिश दोनों बोलने को नहीं चाहिए, हमें केवल हिंदी वाले चाहिए। तो सर वो बचे 200। सर वो कितने बच गए? सर वो बच गए 200। तुमसे किसी ने पूछा सर इंग्लिश कितने, केवल और इंग्लिश कितने लोग बोलते हैं? केवल और केवल इंग्लिश, तो ये 50 लोग तो हिंदी इंग्लिश दोनों बोल रहे हैं, तो ये 50 यहां से भी हटाने पड़ेंगे। सर ये बचे आपके पास 150। सर ये कितने बचे? केवल इंग्लिश वाले कितने बचे? 150। अगर प्रश्न में तुमसे ये भी पूछा जाता कि केवल हिंदी कितने लोग बोलते हैं या केवल इंग्लिश कितने लोग बोलते हैं, तो सबसे बढ़िया एक काम करा करो, पहले ये चेक करो कि दोनों कितने लोग बोलते हैं। जितने लोग दोनों बोल रहे हैं उनको हटाओ, क्योंकि देखो 250 लोग ये थे, इनमें 50 ऐसे लोग थे जो इंग्लिश भी संग संग बोल रहे हैं, हटा दिए। ऐसे यहाँ पे केवल इंग्लिश की बात कर रहे हैं हम, तो इंग्लिश में वैसे तो 200 लोग थे, लेकिन हमें केवल इंग्लिश वाले चाहिए, तो हमने 50 लोग फिर हटा दिए। क्यों? क्योंकि ये वे 50 लोग हैं जो हिंदी में भी शामिल हो रहे हैं। अब इनका टोटल चेक करो, टोटल हमेशा 400 आना चाहिए। चेक करो टोटल, टोटल चेक करो, देखो 150 और 50 200, 200 और 200 400, एकदम एक्यूरेट आंसर है। इसमें मैंने तुम्हें थोड़ा सोचने के तरीके सिखाया, सोचना कैसे एग्जाम में, ये क्वेश्चन आएगा, पक्का ऐसा क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। समझ में आया कि नहीं आया? बोलो ध्यान से। अगर तुमसे इस क्वेश्चन में ऐसा पूछा जाता कि ऐसे कितने लोग हैं जो केवल और केवल हिंदी बोलते हैं, ऐसे कितने लोग केवल और केवल इंग्लिश बोलते हैं, तो बिना ये फॉर्मूला लगाए बताओ क्या तुम डायग्राम से निकालने में सक्षम हो? बिना इस सूत्र का उपयोग करें। अरे सूत्र का उपयोग कर लो यार, लो कर लो, नहीं मानते तो लो कर लो। देखो कर ले रहे हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमें केवल चाहिए हिंदी वाले, तो H माइनस ई, बात वही पड़ेगी, करके दिखा दे रहा हूं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन H माइनस के नंबर ऑफ एलिमेंट्स H इंटरसेक्शन ई, लो बात वही आ गई। H में कितने लोग हैं भैया? 250 हैं, 250 माइनस इंटरसेक्शन में कितने हैं? 50। सर आंसर आ गया 200। बोलो मजा आया कि नहीं आया? अरे फीलिंग आ रही कि नहीं आ रही है? तो हर एक चीज को तुम यहीं से फील कर लो ना, वहां पर जाने की जरूरत क्या है? फॉर्मूले का यूज कम से कम करना है, हमें अपना टाइम को बचाना है। तो समझ में आया कि नहीं? आई होप समझ में आया होगा।
चलिए फटाफट से इसको नोट कर रहे हैं, नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर, देखिएगा। देखो भाई साहब आगे चलते हैं। ये कुछ बहुत ही प्यारे प्यारे रिजल्ट्स जो आप लोगों से डायरेक्ट ही पूछे जा सकते हैं, डायरेक्ट ही पूछ सकता है एग्जाम में। चीजें छोटी हैं लेकिन नाम से पूछ सकता है एग्जाम में, तो क्या करोगे? देखो ध्यान से सुनना। इंपोर्टेंट प्रॉपर्टीज में पहली जो प्रॉपर्टी है वो है आइडेम्पोटेंट लॉ। आइडेम्पोटेंट का मतलब होता है जैसे मेरी खुद की परछाई, वो होऊंगा तो मैं ही, तो रिजल्ट मैं ही हूं, आंसर भी मैं ही हूं, क्वेश्चन भी मैं ही हूं, आंसर भी मैं ही हूं। इसको बोलते हैं आइडेम्पोटेंट लॉ। सर कैसे? अगर मैं ए का यूनियन ए के साथ लेता हूं तो लौट के ए ही आता है। अगर मैं ए का इंटरसेक्शन ए के साथ करता हूं तो लौट के ए ही आता है। ये बात सभी लोगों को प्रैक्टिकली पता है, लेकिन एग्जाम में इसका नाम पूछ लिया कि ये प्रॉपर्टी का नाम बताओ। देखो फिर से कह रहा हूं, ये जो मैं तुम्हें करवा रहा हूं भाई साहब, मैं कुछ नहीं छोड़ूंगा। एक एक छोटी से छोटी चीज तुम बताई जाएगी, शून्य से शिखर तक की कहानी है। मेरे संग लगे रहो बस। कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है भाई साहब? कम्यूटेटिव लॉ कहता है हम तेरा कान पकड़े तू मेरा कान पकड़े, या फिर कान को घुमा के पकड़ लो, या ऐसा करो मैं ऐसे खड़ा हूं फिर मैं ऐसे खड़ा हो जाऊं, हूं तो मैं आमने सामने अपने ही, या फिर मैं मेरा दोस्त मैं, मेरा दोस्त है, मेरे दोस्त के लिए मैं उसका दोस्त हूं, दोनों बात बराबर है, बस उल्टे कान घुमा के पकड़े। वैसे ही ए का यूनियन तुम चाहे करो बी के साथ, चाहे तुम करो बी का यूनियन ए के साथ, दोनों ही बातें बराबर है, कान घुमा के पकड़ लिया है। सेम वैसे ही ए का इंटरसेक्शन करो बी के साथ और बी का इंटरसेक्शन करो ए के साथ, दोनों चीजें बराबर है। आगे बढ़ो, तो इसको नाम याद रखो, नाम इसका है कम्यूटेटिव लॉ। मैं तुम्हें याद करने का तरीका भी सिखा रहा हूं। एसोसिएटिव लॉ, तीन लोगों के बीच में चर्चा होगी, तीन लोगों के बीच में सेम कहानी है। ए यूनियन तुम बी यूनियन सी करो, या फिर तुम ए यूनियन बी फिर बाद में यूनियन सी करो, केवल ब्रैकेट का खेल है। ये ब्रैकेट यहां आ गया, ये ब्रैकेट यहां आ गया, भाई साहब इसको बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। सेम कहानी इंटरसेक्शन में काम करेगी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बराबर ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट भाई साहब एसोसिएटिव लॉ, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। एग्जाम में डायरेक्ट तुमसे पूछेगा कि बताओ कौन सा लॉ है। आगे बढ़ो, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट भाई साहब। क्या होता है ये? यहाँ पे चिन्ह उल्टे हो जाएंगे, यहाँ यूनियन है तो यहाँ इंटरसेक्शन आएगा। तो मैं याद करने का तरीका सिखा रहा हूँ, कैसे करते हैं। बाहर जो ऑपरेशन होता है वो मुख्य होता है। बाहर किसका है? यूनियन का है। जैसे गुणा करते हैं सेम वही करना है, गुणा की जगह यूनियन है तो पहले ए का गुणा करेंगे बी के साथ, मतलब ए यूनियन बी। अंदर कौन है? वो वैसा का वैसा आ गया। अब ए का करेंगे सी के साथ, बाहर कौन है? यूनियन, तो भैया ए यूनियन सी हो गया, काम खत्म हो गया। सेम उसी प्रकार से इंटरसेक्शन में देखो, इंटरसेक्शन है गुणा के तौर पे, तो ए इंटरसेक्शन बी, यूनियन तो यूनियन, ए इंटरसेक्शन सी, काम खत्म हो गया। बोलो हाँ या ना। आगे बढ़ो, डोमिनेशन लॉ। जितना नाम इनका सिंपल है, जितना काम सिंपल है, उतना ही नाम थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा तुम्हें लग सकता है। डोमिनेशन लॉ होता है जो सर्वत्र होता है। कैसा? ए का यूनियन तुम कराओगे यूनिवर्सल सेट के साथ, यू का मतलब है यूनिवर्सल सेट, तो लौट के तुम्हें यूनिवर्सल सेट मिलेगा, भैया बड़े की औकात होती है। वैसे ही अगर तुम ए का इंटरसेक्शन कराओगे फाई के साथ तो तुम्हें फाई मिलेगा। भाई साहब ये जितने सिंपल तुम्हें लग रहे हैं एग्जाम में उतनी ही टेढ़ी खीर पड़ेगी। इसका नाम तुम्हें याद नहीं होगा तो इसको बोलते हैं डोमिनेशन लॉ। और डिमॉर्गन लॉ में तुम्हें इससे पिछले लेक्चर में करा चुका हूं सर। क्या थे? ए यूनियन बी का होल डैश, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। कुछ याद आया? सेम वही कहानी है। वापस से आ जाओ, एक सवाल देखेंगे प्यारे प्यारे, दो सवाल। देखो इस सवाल की मैं तुम्हें बहुत ही बेहतरीन ट्रिक बताऊंगा। कोई फॉर्मूला याद करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है, बस समझो ध्यान से क्या लिखा है। देखो ध्यान से, दो सेट हैं ए और बी, दोनों के अंदर, एक के अंदर 3 एलिमेंट है, एक के अंदर 6 एलिमेंट है। सही है। अब पूछ रहे हैं यहाँ पे, साथ रिफ्लेक्शन आ रहा होगा, इधर उल्टा खड़ा होता हूं मैं। क्या कह रहा है? देखो, व्हाट कैन बी द मिनिमम और मैक्सिमम, ज्यादा बताइए और कम से कम बताइए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स दोनों केसेस में बताइए, जब यूनियन करते हैं और जब इंटरसेक्शन करते हैं। ये जो कॉन्सेप्ट लिखा है मैंने मिनिमम मैक्सिमम वाला, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। इस पर बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। सर करना कैसे वो समझो ध्यान से, इसके तो मैं फंडा सिखाता हूँ। इसको फंडा में तुम्हें सिखाऊंगा म्यूजिकल चेयर से, या तुम ऐसे समझो पिक्चर देखे जाते हो थिएटर में, ऐसा समझो। देखो पिक्चर देखने गए हैं और दो फैमिली हैं, एक फैमिली सर एक ही है सर, उसके पास 3 सदस्य हैं सर, एक फैमिली बी की है, उसके पास 6 सदस्य हैं। अब ध्यान से सुनना है रे, हमसे पहले चर्चा करते हैं यूनियन की। सर यूनियन का मतलब आपने सिखाया था कि इकट्ठे मिलके कितने एलिमेंट हो रहे हैं, इकट्ठे मिला दो इनको, आपस में इकट्ठे मिला दो। तो भाई साहब हम गए पिक्चर थिएटर देखने, थिएटर में गए हम पिक्चर देखने, वहां एक कुर्सियां बिछी हुई हैं, बोलो हाँ ना, सीट बिछी होती है, अच्छी बात है सर, सीट बिछी होती है। अब यहाँ पे तुमसे किसी ने बोल दिया कि ए यूनियन बी में अधिक से अधिक कितने एलिमेंट आ सकते हैं, अधिक से अधिक। मतलब सर यूनियन का मतलब होता है एक साथ लेके चलना है सबको, एक साथ। दो परिवार हैं ए और बी, ये दोनों मिलकर के कितनी सीटें घेरेंगे, अधिक से अधिक कितने एलिमेंट्स आ सकते हैं, अधिक से अधिक इनके यूनियन से कितनी सीटें घिर जाएंगी, जितनी सीटें घिरेंगी उतने ही तो लोग होंगे। अरे जाहिर सी बात है यार। तो कहने का मतलब यह है कि दोनों परिवार मिलकर के कितने लोग हो सकते हैं, अधिक से अधिक कितनी सीटें घेरेंगी। तो भाई साहब तुम साफ साफ देख पा रहे हो, देखो ध्यान से, अगर इनमें से कोई परिवार एक दूसरे के इंसान गोदी में नहीं बिठाए,
एक एक सीट सब घेरे हैं, तो ये दोनों मिलके अधिक से अधिक 9 सीट घेर पाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बोलो हाँ या ना, फीलिंग आ रही है? तो यूनियन का मतलब हो गया इनको तुमने एक साथ ले लिया, एक साथ ले लिया तुमने, और एक साथ ये दोनों मिलकर के अधिक से अधिक ये 9 ही सीट घेर पाएंगे, क्योंकि 9 ही तो लोग हैं यार, इनसे ज्यादा कहाँ घेरोगे तुम? 9 ही तो लोग हैं और सब नहीं घेर पाएंगे। तो भाई साहब 9 सीट घेर पाएंगे, तो यहां से क्या सीखे सर? डायरेक्ट बिना किसी सूत्र के आंसर आ गया। तो भाई साहब यहां पर मैं केस बना के लिख दे रहा हूं सर, यहां बना के लिख दे रहा हूं, देखो ए यूनियन बी में मैक्सिमम कितने आए हैं सर? सर ए यूनियन बी में मैक्सिमम आए हैं 9। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। यार रिफ्लेक्शन तो नहीं आ रहा है यहाँ पे? आ रहा हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा सर, अगर तुमसे पूछी जाए कि दोनों मिलकर के कम से कम कितना घेरेंगे, तो एक बात ध्यान से सुनना कि भैया ये फैमिली वाले और ये फैमिली वाले ये दोनों ही पिक्चर देखने गए हैं। अब हमें ये बताना है कि दोनों के दोनों मिलकर के कम से कम कितनी घेरेंगे, कम से कम कितनी घेरेंगे। तो भैया कम से कम सीट कब कितनी है? जब एडजस्ट करना पड़ता है। जब पिक्चर देखने तुम गए हो, एडजस्ट करना पड़ता है। अरे मेरे बच्चे को गोदी में बिठा ले, छोटा भैया है गोदी में बिठा ले, पैसा बच जाएगा। पैसा तो उतना ही लगेगा, गोदी में बिठा तो मत बिठा रहा हूं, लेकिन एडजस्ट करने पर ही तो सीट कम घेरेंगे। मान लो सीट इतनी है नहीं है, सीट कमती है, तो कम से कम कितनी सीट घेरेंगे? कम से कम। अब गोदी में बिठाना है सर, अब गोदी की एक शर्त भी होती है यहाँ पर। मेरा जो फंडा काम करेगा उसमें ऐसे काम करता है कि जब 2 परिवार हैं तो 2 परिवार के लोग ही आपस में एक दूसरे को गोदी बिठा सकते हैं। तुम सोचो कि एक ही परिवार के लोग आपस में गोदी बिठा लें तो फंडा काम नहीं करेगा। ज्योमेट्रिक बनाइए वो केवल तभी काम करती है जब दोनों फैमिली के लोग एक दूसरे को गोदी में बिठाएं, ना कि एक ही परिवार के लोग अपने ही सदस्यों को अपनी गोदी में बिठा लें, तो काम नहीं करेगी। अब देखो कैसे काम करेगी। इसमें कितने लोग हैं? 3। इसमें कितने लोग हैं? 6। तो भाई ये साफ साफ दिख रहा है कि ये 3 सदस्यों को ये 6 सदस्य बड़े आराम से गोदी ले लेंगे। क्या ये 3 6 को ले पाएंगे? नहीं ले पाएंगे, लेकिन ये 6 का इन तीनों को गोदी में ले लेंगे, तो मतलब ये 3 लोगों को अपनी गोदी में ढाल लेंगे। 1 2 3। अब देखो बस, तो जी कम से कम इतनी सीट में बात बनेगी। तुम सोचो कि जो गोदी में बैठ जाए, नहीं, ये इसी सदस्य इसी फैमिली का सदस्य है। कोई फैमिली अपने सदस्यों को गोदी में नहीं बिठाती है, दूसरे की फैमिली को बिठाएगी। ये इंपॉर्टेंट बात है, हमेशा याद रखना। अरे समझ गए? तो कहने का मतलब मेरा ये है कि दोनों मिलकर के कम से कम कितना घेरेंगे? तो भैया देखो 1 2 3 4 5 6, कम से कम 6 घेरेंगे। इसको ऐसा सोचो, या फिर इसको सोचो यूनियन वाले तरीके सोचो, यूनियन का तरीका। इन दोनों का यूनियन कम से कम कितना आ सकता है? भाई कम से कम इनका यूनियन 6 आ सकता है। ऐसे बात थोड़ी मुझे खाली लग रही थी, इसलिए मैंने तुम्हें एक बेहतरीन से एग्जांपल देकर समझाया कि कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो ऐसे इसको डील करना है। ध्यान क्या रखना है कि दोनों सेट्स में से एक दूसरे की गोदी में बैठेंगे, ऐसा नहीं कर सकते हैं कि एक ही सेट को तुम सोचो कि जाओ ये गोदी में बिठा दो और जाके गोदी में बिठा दो और जा बैठा दो, तो 5 घेरेंगे। नहीं, ऐसा नहीं करना है। हमेशा सदस्य जो एक दूसरे की गोदी में बैठेंगे वो एक दूसरे के परिवार से आएंगे, ना कि खुद के ही फैमिली के। ये याद रखना, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट बात तो मैं बता रहा हूं। इससे IIT JEM CSI या नेट बड़े बड़े एग्जाम तक के सवाल इससे हो जाते हैं। ये बहुत बेहतरीन तरीका है गोदी में बिठाने वाला। शर्त इतनी है कि गोदी में बिठाना है तो ये इसको बिठा लेगा, ये इसको बिठा लेगा, लेकिन अपनी ही फैमिली के लोग अपनी ही फैमिली को गोदी में ही बिठाएंगे। बस याद रखो, बहुत अच्छी बात है। अच्छा सर, एक फंडा खत्म हो गया। सर मिनिमम कितने आ रहे हैं? सर मिनिमम आ रहे हैं 6। अच्छी बात है, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं सर इंटरसेक्शन के बारे में। अब देखना ध्यान से सर, अब बात करते हैं किसके बारे में? सर इंटरसेक्शन के बारे में। अच्छा, अब देखो ध्यान से। अब भैया इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन 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 कॉमन। अब ध्यान से सुनना मेरे प्यारे साथियों, कॉमन की चर्चा कर रहे हैं, ए इंटरसेक्शन बी। तो भैया देखो पहले ए इंटरसेक्शन बी में अधिक से अधिक कितने लोग कॉमन आ सकते हैं? ध्यान से सुनना प्यारे साथियों, ये सीटें डली हुई हैं, ठीक है। अब कॉमन का मतलब क्या है? कितने लोग गोदी में आ गए हैं, कितने लोगों ने आपस में सीट शेयर कर ली है अपनी। तो मैंने तुम अभी करके दिखाया था, देखो क्या लोग हैं? 1 2 3 4 5 6 लोग तो ये हैं, ज्यादा लोग हैं। इनने क्या करो, इनने जब दूसरी फैमिली के 3 लोगों को गोदी में बिठा के सीट को शेयरिंग कर दिया। 1 2 3 सर, 1 सीट 2 सीट 3 सीट सर, मतलब अधिक से अधिक चुका है, अधिक से अधिक चुका है सर। 3 सीट ही कॉमन आ रही है। अपनी फैमिली से नहीं करते हैं, दूसरी फैमिली के साथ देखते हैं कितनी कॉमन आ रही है। मैं फिर से कह रहा हूं भाई साहब, दूसरे सेट के साथ देखेंगे कितने एलिमेंट कॉमन में आ रहे हैं। तो भैया ये 6 लोग ज्यादा लोग हैं, 6 लोग हैं, ये 3 लोग हैं। ऐसा समझ लो, ऐसा समझो तुम पे 6 रुपए है, तुम्हारे दोस्त पे 3 रुपए है, दोनों में कॉमन क्या रुपये आएंगे? ज्यादा से ज्यादा 3 रुपए तो कॉमन आएंगे, चूंकि 4 रुपए ला नहीं पाएंगे, चूंकि 4 तुम पे है ना। कॉमन का मतलब क्या? जैसे हम पे वैसे तू पे। तो ऐसा समझ लो, ऐसा समझ लो जैसे मैं तुम्हें सिखाना चाह रहा हूँ। सीटों बैठी हुई हैं, ये फैमिली इसको बिठा लेगी, तो भैया शेयरिंग में कितनी सीट आई? इंटरसेक्शन कॉमन में कितनी सीट आई? कॉमन में 3 सीट आई। 1 2 3, अधिक से अधिक ऐसा तो कॉमन नहीं आ पाएंगे। जितने 3 लोग आते 3 ही सीटों कॉमन में आई। अब जी तो है ना कि जाके तुम जहाँ बिठा लो जाइए कॉमन, क्या तो नहीं, दूसरे परिवार के होने चाहिए भाई साहब, ठीक है। तो सर हम सीखे सर मैक्सिमम में यहाँ पर सर कितना आएगा? सर मैक्सिमम 3 आएगा। अरे बोलो, अच्छी बात है सर। अब कम से कम में कितनी कॉमन सीट आएंगी?
कम से कम में कितनी कॉमन सीट आएंगी? अरे हवाल लो तुम, कम से कम कॉमन मतलब हट जानते, हट गोदी में उठाओ, हट पल्ला हट, इसको भी हटाया, चल हट पल्ला हट, ये यहाँ आए बोले सर गोदी देना रही है। क्योंकि हम पूछ रहे हैं कम से कम कितनी सीट कॉमन करोगे, कम से कम कितनी कॉमन करोगे? 3 कॉमन, ज्यादा से ज्यादा कॉमन 3 है नहीं भैया, तो चल पल्ला चल, हमने बिठा रहे तो अभी जिम में, हमने बिठा रहे गोदी में, 1 सीट कम है, जाओ ना भैया, तो इन्हों से जाओ ना भैया, तो चल पल्ला चल। सर कम से कम में ऐसा भी तो हो सकता है कि सर कोई सीट दे ही ना, कोई सीट कॉमन ना हो। कम से कम का मतलब है कि एक भी सीट कॉमन नहीं भी हो सकती है। तो भैया याद रखना, इसका आंसर आएगा 5। बोलिए वृंदावन महाराज की जय। समझ में आया कि नहीं? आप बोलो हाँ। बताओ क्या ये कॉन्सेप्ट पल्ले पड़ा? ऐसा तुमने आज से पहले कहीं सीखा था? सही बताना, ये मेरा प्रैक्टिकल अप्रोच है यार। समझ में आया कि नहीं? आप बोलो समझ गए। तो कम से कम में सर इंटरसेक्शन में ऐसा भी हो सकता है कि कम से कम में एक भी लोग सीट ना दे, क्योंकि अब चर्चा कम से कम की, कम से कम सीट को मतलब 0 सीट घेर लो। कम से कम फाइव लिख तो मैंने रे 0 लिखो यहाँ। कम से कम का मतलब क्या है? एक को सीट नहीं करे, हम तो कम से कम की बात कर रहे हैं ना। कम से कम में तो 0 भी आएगा, एक भी सीट ना करे लो, हम ना दे रहे को सीट तो कॉमन। तो हमें से ध्यान रखना, जब भी संभावना कम से कम की होगी आंसर सदैव 0 आना है, ठीक है? एक भी सीट नहीं आएगी। तो ये तरीका तुम्हें बहुत हेल्प करेगा आगे बड़े बड़े सवाल में तुम करोगे। वेक्टर अलजेब्रा में जब तुम सवालों को करोगे, तुम लीनियर अलजेब्रा में सवालों को करोगे, मजा आ जाएगा, ठीक है? तो ऐसे करके इनको हम करते हैं। समझ में आया कि नहीं? अच्छा आगे बढ़ो। इनको फॉर्मूले से करना चाहो, फॉर्मूले से कर लेना, आंसर तुम्हारा सेम ही आना। लेकिन फॉर्मूले में काय के लो इतना मूड मारो, जब चीज़ शुद्ध देसी भाषा में है, तुम चीज़ें आएंगी ना तुम हाल कर दोगे। आगे बढ़ो। ए बी एंड सी 3 सेट्स हैं। इस प्रकार से है कि ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी और ए इंटरसेक्शन सी नॉन एम्प्टी है, खाली नहीं है एक भी सेट। अच्छा, और यहां मैं आ जा रहा हूं, और ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी जी खाली है। तीनों सेट्स में इंटरसेक्शन इकट्ठा लो वो खाली है, लेकिन दो के जोड़ा में लो तो वो खाली ना है। अब पूछ रहे हैं कि ए सेट और बी सेट और सी सेट में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे। हालांकि इस सवाल को तुम ऑप्शन से भी बड़े आराम से कर सकते हो, लेकिन बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर जी क्या लिखो है जी, क्या हुआ वो बना दी। सिंपल सवाल, देखो ध्यान से क्या लिखा है। सबसे पहली बात तो दिमाग से सोचो, मान लो ए मैंने सेट लिया, उसके अंदर मैंने डाल दिया 1,2, ठीक है? अब मैंने एक सेट बी लिया, बी सेट के अंदर मान लो बी सेट के अंदर मैं क्या डालता हूं, बी सेट के अंदर मैंने डाल दिया 2,3। चेक करो सर, ए इंटरसेक्शन बी खाली नहीं होना चाहिए, तो कहां है खाली? ए के अंदर 1 और 2, बी के अंदर 2 और 3, सर 2 कॉमन आ रहा है, सर खाली नहीं है, अच्छी बात है। अब भैया सी और कुछ मानो, इसके हालांकि काफी सारे आंसर सही हो सकते हैं, तुम्हारी इच्छा, तुम कुछ भी सोचो, मैंने ये सोचा तुम कुछ भी सोच लो, कंडीशन सिद्ध होनी चाहिए बस, इसके आंसर कई सारे हो सकते हैं, ठीक है? अब सी की चर्चा कर रहे हैं, तो भाई साहब सी के अंदर अब क्या माने हम? तो सी के अंदर एक काम करता हूं, सी के अंदर मान लेता हूं 3,4। अब चेक करो जरा, जब मैं ए इंटरसेक्शन सी करवाता हूं, सर क्या आएगा? ए इंटरसेक्शन सी करवाओ तो ए और सी में कौन कॉमन है सर? सर ए और सी कहाँ है? अरे ए और सी में तो एक कॉमन है, तो इसका मतलब है सर हम ये नहीं ले पाएंगे, सर हम ये नहीं ले पाएंगे। सर तो क्या लें हम? सर तो क्या लें? सर एक काम करो, ऐसा कर सकते हैं क्या सर, 2,4 ले सकते हैं क्या इसके अंदर हम? चेक करो, ए और सी में 2 कॉमन आ रहा है, अच्छी बात है। लेकिन क्या ये कंडीशन फुलफिल हो रही है कि तीनों का इंटरसेक्शन फाइया है? नहीं हो रही सर। क्यों? क्योंकि तीनों में ये 2 कॉमन आ गया सर, तीनों में 2 कॉमन आ गया सर, लफड़ा पड़ रहा है सर, लफड़ा पड़ रहा है। अब क्या करें जहाँ में? अब देखो ध्यान से, अभी काम करते हैं, अभी काम करें अभी काम करें, यहाँ पे 1 लेके चेक करो। अगर मैंने 1 ले ली सर तो क्या होगा? अब मैं ए इंटरसेक्शन सी अगर करवाऊंगा तो सर 1 कॉमन में आ रहा है, और क्या अब तीनों में खाली आ रहा है? तीनों इंटरसेक्शन बिल्कुल खाली आ रहा है, चेक करो। तीनों की जब बात कर रहे हैं तो देखो 2 यहां तक तो कॉमन है, यहां 1 आ गया, 1 तीनों में नहीं है, 1 तीनों में नहीं है, तो मतलब हमारे ये तीनों एग्जाम्पल एकदम परफेक्ट फिट बैठे हैं एग्जाम्पल के लिए, ये तीनों एकदम परफेक्ट फिट बैठे हैं। तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब मेरा ये है कि ऐसा सवाल पेपर में आ गया तो उसको तुम ऑप्शन से बड़े आराम से हिट एंड ट्रायल मेथड से कर सकते हो। आइए समझ में आ रहा होगा, फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखिएगा। अब देखो आगे बात करते हैं, अगला सवाल बहुत ही बेहतरीन सवाल। इस टाइप के सवाल आने की पूरी संभावना हर बार पूछा जाता है। मैं तुम्हें यूं ही नहीं करवा रहा हूं भाई साहब, पूरा एनालिसिस करके लेकर के आया हूं, और टेंशन मत लो, इस चैप्टर के होने के तुरंत बाद ही टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड परीक्षा में अभी जो पेपर रिसेंटली हुआ है और जितने भी पेपर हुए एनवीएस के वीएस के, उन सब में जितने क्वेश्चंस आए होंगे सेट थ्योरी के सारे तुम्हें यही करवाऊंगा, एकदम फ्री में करवाऊंगा, मजा आ जाएगा, ठीक है? ऐसी फीलिंग के साथ, इतनी मैं गारंटी दे रहा हूँ, जितना मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, दुनिया का तुम किसी भी पेपर का ले आना, सेट थ्योरी का सवाल इससे बाहर नहीं जाएगा। सीएसआईआर नेट लेवल का सवाल तुम ले आना, इससे बाहर नहीं जाएगा। टेंशन मत लो, पूरा पढ़ा रहा हूं, टेंशन मत लो, ठीक है? चलिए क्वेश्चन क्या है? इन अ स्कूल देयर आर 20 टीचर्स, एक 20 टीचर हैं हु टीच मैथ और केमिस्ट्री।
ये 20 लोग हैं जो गणित या फिर केमिस्ट्री को पढ़ाते हैं, 20 लोग हैं, अच्छी बात है। आउट ऑफ देम 12 टीच मैथ्स। अब अपने दिमाग में फिर से गलती मत बिठा लेना कि 12 लोग गणित पढ़ाते हैं तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो केवल गणित पढ़ाते हैं, वो गणित पढ़ाते हैं, ऐसा भी हो सकता है उनमें से कुछ केमिस्ट्री भी पढ़ा है। उसने ऐसा नहीं बोला कि केवल गणित पढ़ाते हैं, उसने बोला गणित पढ़ाते हैं। इस चीज को दिमाग में अच्छे से फिट कर लो। क्या लिखा है मैंने, देखो 12 टीच मैथ्स एंड 4 टीच बोथ। 4 लोग ऐसे हैं जो मैथ और केमिस्ट्री दोनों पढ़ाते हैं। मतलब ऐसा है ये 4 लोग हैं जो कॉमन सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं। सर इंटरसेक्शन की बात हो रही है। 4 लोग ऐसे हैं जो यूनियन मत समझना कि यहाँ पे लिखा है कि 4 टीच बोथ मैथ एंड केमिस्ट्री, तो ये देख रहा है एम यूनियन सी नहीं है भैया, इंटरसेक्शन है। ये दोनों सब्जेक्ट को पढ़ा रहे हैं, दोनों में कॉमन सब्जेक्ट है इनके पास, ठीक है। हाउ मेनी टीच ओनली केमिस्ट्री, बहुत ही प्यारा सवाल है ये। तो केवल केमिस्ट्री कितने लोग पढ़ा रहे हैं। अब 99% लोग गलती क्या करते हैं, गलती ये कर देते हैं कि वो करेंगे क्या कि यहाँ पे 12 लोग मैथ पढ़ा रहे हैं, वो ये समझते हैं। तो 12 टोटल कितने हैं, 20 हैं, तो 12 में से ये क्या करेंगे, 20 में से 12 घटा देंगे 8, और 8 में ऐसे हैं जो दोनों पढ़ा रहे हैं, 8 में से 4 घटा दे, 4 आंसर आएगा। गलत हो गया भाई साहब, गलत हो गया, ऐसे नहीं करना सवाल को। 12 लोग ऐसे हैं जो केवल मैथ नहीं पढ़ाते हैं, इनमें हो सकता है केमिस्ट्री भी कुछ पढ़ा रहे हो। इसको करते देखो कैसे करके, देखो ध्यान से। पहली बार सर दिया क्या है, हमारे पास केवल 2 ही विषय की चर्चा हो रही है, गणित और केमिस्ट्री। टोटल 20 है सर, इसका मतलब हो गया कि मैथ और केमिस्ट्री के हम पे 20 लोग हैं। मतलब टोटल जो लोग हैं का एम और सी वाले, टोटल मिला के सर 20 लोग हैं। इन्हीं 2 विषय की चर्चा है, जैसे अभी सवाल मैंने तुम्हें करा वैसे ही सवाल है, ठीक है, अच्छी बात है। अब कह रहे हैं कि 12 टीच मैथ सर, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एम सर वो 12 हैं, अच्छी बात है सर। सर जो 4 लोग हैं सर वो दोनों चीज पढ़ा रहे हैं, मतलब दोनों के पास कॉमन सब्जेक्ट है एम और सी। तो सर ये इंटरसेक्शन दे रखा है एम इंटरसेक्शन सी, सर वो 4 है, सर वो 4 है। गलती नहीं करनी भैया, गलती यही तो होगी, गलती यही होगी कि 4 टीच बोथ। वो लोग समझते हैं कि मैथ और केमिस्ट्री दोनों को पढ़ाने वाले 4 लोग हैं, गलत है। दोनों को पढ़ाने वाले नहीं है ये दोनों को कॉमन पढ़ाने वाले हैं, जो दोनों को पढ़ा रहे हैं। समझ में आया कि नहीं आया? और तो मैं दिख चुका है साफ साफ, सर ये यूनियन वाला फॉर्मूला लगा तो काम खत्म हो जाएगा। हो गया काम खत्म लोग, एम यूनियन सी, तो सर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एम प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स एम इंटरसेक्शन सी। तो सर ये दे रखा है 20, सर ये कितने हैं, सर ये 12 हैं, और सर ये हमें पता करने हैं कितने हैं, और सर ये है 4। काम खत्म हो गया सर, काम खत्म हो गया सर, काम खत्म हो गया। देखो ध्यान से, अब करेंगे क्या, करेंगे ऐसे कि इसको इधर लेके आओ, तो 20 में से 12 गए 8, सर 8 हो गए हैं, और सर ये 4 इधर माइनस के इधर लेके आओ, प्लस के हो गए सर 8 हो, चार कितने हो गए सर 12 हो गए। अरे बोलो समझ में आ के नहीं आया, कैसे भी कर लो यार, ऐसे कर लो चाहे 12 में से 4 गए 8, 8 इधर ले आओ, 20 में से 8 के कितने बचेंगे, 12 बचेंगे। काम खत्म हो गया सर, आंसर आ गया 12। बोलो पल्ले पढ़ा कि नहीं पढ़ा? तो इसका मतलब ऐसा हो गया सर कि 12 लोग ऐसे हैं जो केवल केमिस्ट्री पढ़ाते हैं। तो गलती बच्चे क्या करते हैं, मैंने स्टार्टिंग में आंसर निकाला था 4, वही गलती सब लोग करते हैं, वही गलती करते हैं कि 20 में से 12 माइनस कर दो, मैथ पढ़ाने वाले, आंसर कितने बचे, आंसर 8 बच गया। अब 4 लोग ऐसे दोनों पढ़ा रहे हैं, तो हमें चाहिए केवल केमिस्ट्री वाले, तो 4 भी माइनस कर दो, आंसर आ गया 4। कहानी हो गई खराब, और 4 भी ऑप्शन में होता है। तो यही गलती पेपर में नहीं करनी है। समझ में क्या आ गया कि नहीं आया? अगर तुमसे उसने पूछा होता कि केवल मैथ पढ़ाने वाले कितने हैं, केवल मैथ पढ़ाने वाले कितने, क्या करते हैं आप लोग? तो सर केवल मैथ के लिए ऐसा करते हैं हम, नंबर ऑफ एलिमेंट्स एम माइनस सी, मतलब इसको उल्टा करके कराता हूँ, रिफ्लेक्शन आ रहा होगा मुझे पता है। देखो ध्यान से, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एम, एम में कितने भाई साहब, एम में है तुम्हारे पास 12 एलिमेंट, माइनस 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 एम इंटरसेक्शन सी में कितने भाई साहब, 4 है। तो सर 12 में से 4 गए सर, कितने बचेंगे सर, 8 बचेंगे। इसका मतलब है 8 लोग ऐसे हैं जो केवल और केवल तुम्हें 8 लोग गणित पढ़ा रहे हैं। अरे बोलो पल्ले पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है? एकदम धैर्यपूर्वक सवालों को करा रहा हूँ, मजा आ रहा होगा। आगे चलते चाहिए, चलिए अब यहां से कहानी शुरू होने जा रही है। अब तक का जो मसाला था भाई साहब वो सेट का था, अब हम पढ़ने जा रहे हैं यहाँ से रिलेशंस एंड फंक्शन की ओर बढ़ रहे हैं हम लोग, रिलेशन फंक्शन की ओर कदम रख रहे हैं। सेट की जो बेसिक बातें थी मैंने सारी तुम्हें सिखा दी है, हाई लेवल तक की, मजा आ जाएगा। अब यहां से शुरुआत होने जा रही है भाई साहब किसकी, रिलेशन एंड फंक्शंस। ये भी बहुत बेहतरीन लेवल का मैं तुम्हें करवाऊंगा, पूरा करवाऊंगा, आज ही वीडियो में करवाऊंगा। तो भाई साहब पहली जो चीज आती है नींव है भैया, वो है ऑर्डर्ड पेयर। सर क्रमित युग्म में क्या होता है, वेरी सिंपल। पहले देखो क्या लिखा है, जोड़े, ऐसे युग्म या जोड़े जिन पर कोई कंडीशन या कोई शर्त लगी होती है, जिन पर कोई कंडीशन या कोई शर्त लगी होती है, उन जोड़ों को हम क्रमित युग्म या फिर ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं। एग्जांपल तौर पे जैसे मैंने जोड़ा मैंने बनाया 2,3 की जोड़ी है, इसमें शर्त लगी हुई है भाई। शर्त क्या है कि जो 2 है वो पहले सेट ए से आएगा, कोई सेट ए होगा, और जो 3 है वो सेट बी से आएगा। अगर एक और इसको हम ऐसा समझ सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं इसको, ऐसे बनाओ ग्राफ पर। शर्त क्या है, देखो 2 हमें पता है सर, ये आगे वाला कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस को दर्शाता है सर, पीछे वाला सर वाई एक्सिस को दर्शाता है, मतलब ये दूरी फिक्स है। एक्स अक्ष पर सर दूरी 2 है, 1 2, एक्स अक्ष पर दूरी 2 है, और सर वाई अक्ष पर दूरी 3 है, 1 2 3 1 2 3। सर ये पॉइंट है, सर ये पॉइंट है। तो देखो यहां पर भी दूरी फिक्स है,
यहां पर भी शर्त लगी हुई है 2,3 पर। शर्त क्या है? 2,3 पर शर्त यह है कि x अक्ष पर 2 दूरी है, y अक्ष पर 3 दूरी है। तो कहने का मतलब मेरा ये हो गया कि ऐसे पेयर जिन पर कोई कंडीशन या कोई शर्त लगी होती है, हम उन्हीं को ऑर्डर्ड पेयर या क्रमित युग्म का दर्जा देंगे, नल्ले फल्ले को नहीं देंगे। अब देखो तुम्हें एक बढ़िया एग्जांपल देखो, मैं सिखाता हूं तुम्हारे ही आसपास का। भाई साहब, छोटे बच्चे क्या करते हैं, कक्षा 11-12 के जो बच्चे होते हैं, कक्षा 11-12 के बच्चे क्या करते हैं, एक बॉय आया, एक गर्ल आई, सर दोनों वाटर पीने के लिए आए, दोनों पानी के नल के पास खड़े हो गए आगे, तो बड़ा खुश होते हैं, अरे रे हमारा पेयर बन गया, अरे हमारी जोड़ी बन गई, हमारी जोड़ी बन गई, तुम्हारा पेयर बन गया। अरे काहेगा पेयर? हमारा बन गया पेयर? पेयर कुछ नहीं पेयर बना। कि तुम में कोई शर्त लगी है क्या? कोई शर्त नहीं लगी है, केवल तुम जोरे जोरे आके खड़े हो, तुम पानी पी रहे हो, लड़का लड़की तुम पानी पी रहे हो। तो आजकल के बच्चा बच्ची बचकानी हरकतें करते समझते हैं हमारा पेयर बन गया। अरे काहेगा पेयर बन गया तुम्हारा? क्या तुम्हें शर्त लगी है? जब तक मैरिज शब्द नहीं लगेगा, जब तक मैरिज शब्द नहीं लगेगा, तब तक तुम नल्ले थे। अब तुम में शर्त लग गई है कि भाई साहब तू इसकी पत्नी है और तू इसका पति है। जब तक ये मैरिज शब्द नहीं लगा था तब तक तुम नल्ले थे, तब तक तुम्हें ऑर्डर पेयर नहीं माना जाता है। ऑर्डर पेयर लड़का लड़की को शादी के बाद मानते हैं कि अब इन पर शर्त लग चुकी है, भाई साहब ये मैरिड के साथ, मैरिज से जुड़ चुके हैं एक दूसरे के साथ, इन पर कंडीशन लग चुकी है कि ये लड़की इसका पत्नी है और ये लड़का इसका पति है। बोलो हाँ या ना? तुम्हारे आसपास ही प्रैक्टिकल फील करवा दिया ऑर्डर पेयर कैसे कहते हैं। तो भाई साहब तुम जिंदगी में नहीं भूलोगे अब कि ऑर्डर पेयर का मतलब है ऐसा पेयर जिस पर कोई शर्त लगी होती है, जिस पर कोई कंडीशन लगी होती है। तुम नल्ले बच्चा बच्ची बॉय गर्ल नल्ले घूम रहे हो, तुम सोचते हो तुम्हारा पेयर बन गया। कक्षा 11-12 के बच्चे बिल्कुल नहीं बना तुम्हारा पेयर, लट्ठ बजेगा तुम में, कुछ पेयर नहीं बना तुम्हारा। जब तक मेरे शब्द नहीं लगेगा तब तक तुम फिक्स, अभी तुम फिक्स गाओ ना, देखो ध्यान से, तुम यहाँ तुम बॉय और गर्ल में तुम में कोई फिक्सनेस है, कोई फिक्सनेस है ना। तुम यहाँ खड़ी हो आज, कल तुम दूसरे बॉय के पास यहाँ खड़ी हो जाओगे, कोई फिक्स, कोई कंडीशन लगी है, कोई कंडीशन ना लगी तुम पे। अब यहाँ की चर्चा करें तो यहाँ तुम पे मैरिज शब्द लग गया है। हालांकि असली दैनिक जीवन में कुछ उदाहरण ऐसे हैं जो जिस कंडीशन फिल करते हैं, मैरिज होने के बाद भी कंडीशन कुछ मानते हैं कुछ नहीं मानते। हालांकि ज़्यादा नहीं बोलेंगे हम, इतना समझ लो केवल कि अब कंडीशन लग चुकी है कि लड़की इसकी पत्नी है और ये लड़का इसका पति है। आप कंडीशन में बन चुके हैं, यहाँ पर शर्त लगी जा चुकी है। तो भाई साहब ऐसे जोड़े जिन पर कोई शर्त होती है उन्हें ऑर्डर पेयर कहते हैं। समझ गए? अच्छी बात है। हर एक नंबरों का जोड़ा, ऐसा नंबरों का जोड़ा, हर एक नंबरों का जोड़ा तुम्हारा क्रमित युग्म बनेगा। क्यों? क्योंकि हर एक नंबरों का जोड़ा तुम्हारा एक्स और वाई अक्ष को निरूपित करेगा। अगर किसी ने ऐसे लिख दिया, मान लो अगर मैंने ऐसे लिख दिया, कैसे लिख दिया मैंने मान लो लिख दिया बैगन, बैगन, और यहाँ में लिख दिया क्या? आलू। अब ये जो ऑर्डर पेयर है नल्ला ऑर्डर पेयर है, नल्ला है क्योंकि अभी शर्त नहीं है। अभी आलू, बैगन पहले आलू बाद में है। मैं चाहूं तो आलू पहले लिख दूं, बैगन बाद में लिख दूं, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये कंडीशन फिक्स नहीं है, ये इनमें कंडीशन नहीं है फिक्स, ये कोई शर्त नहीं है। अब ये कैसे रखे हुए हैं, जैसे बॉय और गर्ल थे, बॉय और गर्ल पानी पी रहे हैं, कैसे पानी पी रहे हैं, चाहे बॉय पहले खड़ा है चाहे गर्ल पहले खड़ी है जाए, अब कोई बुना है। लेकिन जब पति पत्नी बन गए तो कंडीशन चेंज नहीं होगी। अब यहाँ ये गर्ल है तो पत्नी ही है, या ये बॉय पति है तो पति है, जिसकी पत्नी नहीं बन सकता। आप कंडीशन में बन चुके हैं, फिक्स हो चुके हैं, ऑर्डर पेयर है। समझ गए? यहाँ पे आलू पहले लिख दूं चाहे बैगन पहले लिख दूं, थैला में तुम सभी ले गए। तुमने चाहे बैगन पहले डाल ले चाहे तुमने बाद में आलू डाल ले, क्या दिक्कत है? कोई कंडीशन नहीं लगी है तुम पे, कोई कंडीशन नहीं है कि तुम्हें बैगन ही पहले डालने हैं, ये कंडीशन नहीं है तुम पे। और यहाँ कंडीशन है कि ये पत्नी है ये पति है, उल्टा नहीं कर सकते तुम। यहाँ कर सकते हो उल्टा कि तुम थैला में पहले आलू भर लो फिर बाद में बैगन भर लो। अरे समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? मजा आ रहा है? अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं भाई साहब। इसके बाद में पढ़ेंगे क्या? कार्टेशियन प्रोडक्ट। मतलब ये है कि तुमने अभी सीखा ऑर्डर पेयर के बारे में, अभी ऑर्डर पेयर बनते कैसे हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं, कैसे आते हैं ऑर्डर पेयर। और कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब होता है भाई साहब कार्तीय गुणन। क्या होता है? ये दो सेट्स का आपस में गुणा कराना होता है। दो सेट्स का गुणा करा लो, या किसी सेट का उसी सेट के साथ तुम कार्तीय गुणन कर दो। अब करते कैसे? सिंपल सी बात है, देखो ध्यान से। तुम पे मान लो एक सेट है, ये बराबर 1 2, उसके अंदर 2 एलिमेंट है। तुम पे एक सेट है बी जिसके अंदर 3 और 4 एलिमेंट है। अब तुमसे बोली जाए कि इसका गुणा निकालो, क्रॉस निकालो, और बी का कैसे निकालते क्रॉस? वेरी सिंपल भाई साहब। क्रॉस का मतलब है कि वे सारे जोड़े आएंगे, वे सारे ऑर्डर पेयर आएंगे। ऑर्डर पेयर शर्त लग गई है, क्रॉस में शर्त लगी होती है कि वे सारे जोड़े बनते हैं, इन दोनों के क्रॉस से जोड़े बनते हैं। कैसे जोड़े बनते हैं? शर्त क्या है कि अगर तुम ए का क्रॉस बी के संग कर रहे हो तो ये पहले नंबर पे एलिमेंट ए का आएगा। ये छोटा जो ये आया है ये कैपिटल ए से आ रहा है। वैसे ही जब तुम यहाँ बी की चर्चा करोगे, जब तुम बी का ए से क्रॉस करोगे तो कंडीशन क्या होगी कि पहले नंबर पे बी का एलिमेंट आएगा। अब पीछे नंबर पे कोई, पीछे नंबर पे बी है, तो यहाँ पे जो छोटा एलिमेंट जो बी आ रहा है वो बड़े वाले बी से आएगा। पल्ले पड़ा कि नहीं पड़ा? एग्जाम्पल तुम्हारे सामने है, ये एग्जाम्पल है, हम ए क्रॉस बी को निकालना चाह रहे हैं तो कैसे निकलेगा? देखो 1 का पहले लो 3 के साथ तो 1,3, फिर 1 का लिखो 4 के साथ तो 1,4, अब 2 का लिखो 3 के साथ 2,3, अब 2 का लिखो 4 के साथ तो 2,4। भैया आ गया क्रॉस, क्रॉस आ गया। इसमें कोई ज्यादा बड़ी बात है, सब लोग जानते हैं, ज्यादा जोड़ नहीं डालूंगा इसमें, ठीक है। वैसे ही अगर तुमसे कोई पूछता है सर ए क्रॉस ए कैसे निकलेगा, अगर कोई बच्चा मुझसे बोले कि सर ए क्रॉस ए निकाल के दिखाइए,
कुछ कुछ नहीं है, इसी का इसी के संग कर दो। कैसे करेंगे? 1 का 1 के संग करो तो भैया 1, 1 का 2 के संग करो तो 1, 2। अब 2 का 1 के संग करो तो 2, 1। अब 2 का 2 के संग करो तो 2, 2 हो गया, काम खत्म। क्रॉस निकालना सीख गए। अभी तो मैं पूरी खोल के सिखाऊंगा क्रॉस है क्या चीज़, होता कैसे, अभी समझो केवल ध्यान से। अच्छा, अब एक चीज नोटिस करना, यहाँ पे ए में कितने अवयव थे? 2, बी में कितने अवयव थे? 2, तो ए क्रॉस बी में कितने आए? 1 2 3 4 4 आए। तो यहाँ तक कहा सीखे? यहाँ तक सीखे सर कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमसे डायरेक्ट किसी एग्जाम में पूछ लिए जाए कि ए की कार्डिनलिटी एम है। कार्डिनलिटी का मतलब मैंने तुम्हें बताना सिखाऊं, कार्डिनलिटी का मतलब होता है कार्डिनल नंबर, इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं। इस चीज को हम 2 डंडे लगा के दिखाते हैं। ए के अंदर एलिमेंट है एम, बी के अंदर है एन, तो दोनों में कितने आएंगे? एम इंटू एन। यहाँ 2 2 2 2 नहीं 4, तो भैया 2 2 2 ये 4 है, 2 में 2। समझ में आ गया? आई होप समझ में आया होगा। अब मैं तुम्हें थोड़ा सा झलक दिखाने जा रहा हूँ कि ये है क्या चीज। अब तुम पढ़ने जाओगे संबंध। अब ध्यान से सुनना, संबंध क्या होती है, और जो तुम ऑर्डर पीरियड जो तुम निकाल रहे हो कार्टेशियन गुणन कर करके, ये तुम्हारे सारे के सारे संभावित जोड़े हैं। अब देखो मैं तुम्हें मोटा मोटा अंदाजा दे रहा हूँ। हम अभी पढ़ेंगे तो रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे, हम संबंध के बारे में पढ़ेंगे। तो संबंध का मतलब क्या है? देखो तुम कहीं शादी वादी करने जाते हो तो वहाँ तुम एक शर्त रखते हो कि भाई साहब ये हमारी फैमिली है ए, ये तुम्हारी फैमिली है बी। अगर लड़का सरकारी नौकरी वाला है और लड़की के पास अगर 50 लाख कैश है सर, तो ही इन दोनों का जोड़ा बनेगा, अदरवाइज जोड़ा नहीं बनेगा। मतलब आज की दुनिया में भी तुम देख सकते हो, ये मैथमेटिक्स तुम्हारे आसपास की ही दुनिया है। जोड़ा तब बनेगा अरे जब तुम पर सरकारी नौकरी होगी और तुम्हारी गर्लफ्रेंड या तुम्हारी जो पत्नी बनेगी उसके पास 50 लाख रुपए कैश होगा, तब जाके तुम जोड़े में आओगे। तो मतलब हर एक संबंध एक शर्त होती है, एक कंडीशन होती है, एक सौदा होता है। हमारी कंडीशन पूरी करो, हमारी शर्त पूरी करो, आ जाओ जोड़ा में, बन गया तुम्हारा ए और बी का जोड़ा। ये हमारा लड़का, ये तुम्हारी लड़की, बन गया जोड़ा, बन गया जोड़ा। तो यहाँ पे हम जो काम कर रहे हैं कि हम सभी संभावित जोड़े निकाल रहे हैं। एक फैमिली है, बी एक फैमिली है, इन दोनों की फैमिली में कितने संबंध एक दूसरे से बन सकते हैं? वो चार तरीके से संबंध बन सकते हैं। कैसे? एक का संबंध 3 के संग बन सकता है, इसी एक का संबंध 4 के संग बन सकता है, इसी एक का संबंध 2 के 3 के संग बन सकता है, इसी 2 और 4 के संग संबंध बन सकता है। अब हम कोई शर्त रखेंगे, हम शर्त रखेंगे। अब भाई साहब जैसे तुम सम्मेलन में गए या तुम आज के जमाने में देखोगे तो बहुत सारे लड़का लड़की जिनकी शादी ऐसा करते हैं आपस में, जोड़ी जोड़ी हैं, लेकिन शादी उन्हीं की होती है जो शर्त को पूरा करते हैं। वैसे ही अब मैं तुम्हें गणित में पूरा असली दुनिया के मैं तुम्हें रिलेशन समझाने जा रहा हूं थोड़ी देर में। क्या है रिलेशन? कि हम यहाँ पे ए क्रॉस बी का तात्पर्य यह होगा कि हम दोनों फैमिली के या दोनों परिवारों के जो जोड़ा लड़का लड़की की संख्या है उनके हिसाब से हम संभावित सारी जोड़ियां बना लेंगे कि हाँ ये 4 ही जोड़ी बनेंगी, इन 4 से ज्यादा जोड़ी नहीं बनेंगी। अब जहां मतलब शादी उन्हीं की होगी जो दी गई कंडीशन को पूरा करेंगे। मतलब तुम्हें एक रिलेशन दिया जाएगा, तुम्हें एक शर्त दी जाएगी कि ये शर्त जो जोड़े शर्त को पूरा करेंगे वही जोड़े रिलेशन में आएंगे, वही जोड़े रिलेशन में आएंगे। तो रिलेशन क्या है? रिलेशन एक शर्त होती है जो 2 परिवारों के बीच रखी जाती है, एक कनेक्शन होता है जो 2 परिवारों के बीच रखा जाता है, एक कनेक्शन बिटवीन 2 सेट्स के बीच का कनेक्शन होता है। अब उसमें वही जोड़े आएंगे क्रॉस से उठ करके। हर एक ध्यान सुनना ध्यान से, क्रॉस का मतलब है सारे संबंध जितने बन सकते हैं, टोटल संबंध। अब जो पूरा कर लेंगे उठ के उसी में से आएंगे। तो तुमसे कोई पूछे कि सारे के सारे संबंध कितने बन सकते हैं, तो भैया हमेशा ध्यान रखना क्रॉस निकालना है तुम्हें। तुमसे कोई पूछे कि ए के अंदर 2 अवयव है, बी के अंदर 3 अवयव है, तो संभावित कितने जोड़े बन सकते हैं? संभावित 3 दूनी 6 जोड़े बन सकते हैं। अब हमारे हाथ में कौन से आएंगे? जो दी गई कंडीशन को पूरा करेंगे। अभी कहानी क्लियर होती है, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, आइए देखिएगा। अब देखो ध्यान से, पिक्चर पूरी क्लियर करने जा रहा हूं। रिलेशन क्या होता है? देखो ध्यान से, कनेक्शन बिटवीन 2 सेट्स इज कॉल्ड रिलेशन। मैंने तुम्हें अभी सिखाया थोड़ी देर पहले। क्या होता है भाई साहब? 2 सेट्स के बीच लगी शर्त को हम रिलेशन कह देते हैं, बात खत्म। रिलेशन ध्यान रखना, रिलेशन 2 प्रकार से होता है, या तो खुद से खुद पे होगा, एक सेट है उस खुद से खुद पे संबंध डिफाइन होगा, या फिर एक सेट से दूसरे सेट में होगा। दोनों के चिन्ह अलग अलग हैं। पेपर में ऐसे लिखा आ गया, आर सच दैट, आर ऐसा है कि ए तीर ए मतलब ए से ए पे ही जाता है, या फिर आर ऐसा है कि ए से बी पे जाता है। दोनों ही कंडीशन में तुम बड़े आराम से निकाल लोगे, हर एक सवाल तुम सॉल्व कर लोगे। प्रैक्टिकली तुम्हें सिखाने जा रहा हूं, देखो ध्यान से। सपोज करो 2 परिवार हैं, एक परिवार का नाम है फैमिली ए, एक फैमिली है बी। अब भैया इनके पास एक लड़का है ए, इनके पास एक लड़की है बी। अब ये इन्हें करना रिलेशन, इन दोनों की जोड़ी कब बनेगी? ए, इनका संबंध क्या है? इनकी कंडीशन ये रखी है, शर्त यहाँ पे ये है कि लड़का चाहिए गवर्नमेंट जॉब वाला, लड़की पे तो चाहिए भाई साहब 50 लाख कैश। अगर ये दोनों इस दी गई शर्त को पूरा करते हैं, दोनों परिवार के बीच में जो सौदा हो रहा है, दोनों परिवारों के बीच में जो शर्त रखी गई है विवाह के नाम पर, विवाह के जमाने में भाई साहब शादी विवाह सब एक कंडीशन है। शादी विवाह के जमाने में सब एक शर्त है, एक सौदा होता है। अगर तुम कंडीशन पूरी कर दोगे तो सौदा हो जाएगा, अदरवाइज सौदा नहीं होगा। आजकल ये होता है भाई साहब, ठीक है। तो सौदा क्या है? अगर इसके पास गवर्नमेंट जॉब हुई, इसके पास 50 लाख दहेज हुआ, तो भाई साहब इन दोनों का जोड़ा बन जाएगा। ये बन गया इन दोनों का जोड़ा।
ये ए और बी कहा जाएगा कि ए और बी रिलेशन में आ गए, या फिर ए रिलेशन में आ गया बी के साथ। यही बात को इस रूप में भी लिख सकते हैं, ए रिलेटेड टू बी, ए और बी का जोड़ा बनेगा। जोड़ा कब बनेगा? जोड़ा तब बनेगा ये जब दोनों परिवार दी गए रिलेशन को दिखाते हैं आर से, दिया गया जो कंडीशन है, दी गई शर्त को जब पूरा करेंगे तब उन दोनों का जोड़ा बन जाएगा। बात खत्म। तुम्हारे आजू बाजू में तुम देखते हो वैसे ही काम होगा। अब एग्जांपल सर होता कैसे, मैथमेटिकली दिखाइए। देखो मैथमेटिकली दो परिवार है, दो फैमिली है, दो सेट है, एक के अंदर है 1 2 3 4 एलिमेंट, एक के अंदर है 5 6 3 एलिमेंट। कंडीशन क्या? देखो रिलेशन आर ये डिफाइन है, ये संबंध दे रखा है आर। क्या है? देखो ध्यान से समझना, ए और की भी ये वे सारे ए और बी के जोड़े आएंगे, इस प्रकार आएंगे। यहां मैंने गलत लिख दिया, यहां पे ऐसा करो, यहां पे भी एक्स और वाई कर लो, यहां पर ए और बी कर लो, यहां पे है बस। वे सारे जोड़े आएंगे, ध्यान से सुनना, कौन से जोड़े आएंगे? जिनमें ए में से बी को घटाने पर आंसर तुम्हारा बन आएगा। ध्यान से देखो, ये कंडीशन है, ये शर्त है, जिसमें ए में से बी को घटाने पर आंसर तुम्हारा बन आएगा। शर्त क्या है कि ए छोटा ए हमारा ए से आएगा, बी हमारा बी से आएगा। ध्यान से सुनना। अब मैंने तुम्हें पीछे क्या बताया था, हम जो क्रॉस निकाल रहे थे वो क्रॉस का मतलब क्या था? अगर मैं यहाँ पे ए के अंदर देखूं 4 एलिमेंट हैं, बी के अंदर कितने हैं? 3 एलिमेंट हैं, 1 2 3 4 4 3 12, मतलब सर ए और बी के मिला के कुल 12 जोड़ियां बनेंगी। कुल 12 जोड़ियां बनेंगी। मैंने तुम्हें कहा सिखाया, ये जो क्रॉस होता है वो तुम्हें सारे के सारे आंकड़े बताता है कि कितने आंकड़े संबंध में है। अब संबंध क्या है उसके मुताबिक तुम्हारी झोली में कौन कौन से आएंगे वो मैं अब लिखने जा रहा हूं। ध्यान से सुनो, संबंध ये रहा। क्रॉस निकालने का मतलब केवल इतना सा था कि ए और बी की कितने जोड़ियां बन सकती हैं, कुंवारी जोड़ियां, जिनकी जोड़ी भी बड़ी नहीं है, संभावित जोड़ियां 12 जोड़ियां हैं सर। इसके देखो A1 का रिलेशन 5 के संग आ सकता है, बन 6 के संग संबंध में आ सकता है, बन 3 के संग आ सकता है, 2 5 के संग आ सकता है, 2 6 के संग आ सकता है। ये सब संभावित थे। क्रॉस का मतलब संभावित जोड़ियां होता है। अब वहां से रिलेशन के अंदर जो एलिमेंट आएंगे वो सब क्रॉस में से ही उठ के आते हैं। तो तुमसे किसी ने पूछ लिया कि अधिक से अधिक रिलेशन के अंदर कितने एलिमेंट हो सकते हैं? भाई साहब 12। हमेशा ध्यान रखना, जो भी तुम्हारा रिलेशन होता है भाई साहब, जो भी रिलेशन होता है वो हमेशा सबसेट होता है ए क्रॉस बी का, या तुम्हारा सबसेट होता है ए क्रॉस ए का। सबसेट का मतलब सर, सबसेट का मतलब टुकड़ा ही तो होगा। टोटल संभावित मान 12, उसमें से उठ के कौन आएगा? जो दिए गए संबंध को संतुष्ट करेगा। बात खत्म। तो मतलब सर उसका टुकड़ा ही तो हो गया। अगर संबंध तुम्हारा ऐसा हुआ तो 12 की 12 जोड़ियां बन गई। इसीलिए मैंने यहां पे लगा रखा है इक्वलिटी का निशान। इसीलिए संबंध हमेशा सबसेट होता है, प्रॉपर सबसेट नहीं होता है। प्रॉपर का मतलब क्या हो गया? ये बराबर नहीं आ सकता। लेकिन अगर कोई संबंध ऐसा हो गया इसमें 12 की 12 जोड़ियां बन गई तो ये प्रॉपर सबसेट नहीं होगा, ये सबसेट ही बनेगा। तो हमेशा ध्यान रखना कि जो संबंध होता है वो हमेशा क्रॉस का सबसेट होता है। ठीक है, अगर अच्छा चांस हुआ, अच्छा लक हुआ तो क्रॉस के सारे अवयव संबंध में आ सकते हैं। अगर नहीं हुआ तो कुछ चुनिंदा आएंगे तो उसी में से उठ के। जोड़ियां तो यही बताएगा कौन कौन सी जोड़ी है। अब यहां आ जाओ ध्यान से, अब देखना, ध्यान से देखना। अब ऐसी कौन कौन सी जोड़ी है? देखो पहले बन को उठाओ। बन को मैं 5 के संग उठा सकता हूं क्या? नहीं उठा सकता। क्यों? क्योंकि बन में से 5 को उठाऊंगा सर आंसर 4 आएगा। लेकिन मुझे बन चाहिए, मुझे वही जोड़ी बनेगी जिसमें ए में से बी को माइनस करने पर आंसर बन आता है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हो? 2 को और 5 को नहीं बनेगा, 2 को 6 को नहीं बनेगा, 2 को 3 को बन जाएगा, 2 को 3 को बन जाएगा भाई साहब। तो अपने पास संबंध में कौन कौन आया? सर पहला अवयव आ चुका है 2,3। अब मॉड लगाए, मॉड का मतलब क्या? आंसर माइनस का आएगा, लेकिन मॉड की वजह से प्लस का हो जाएगा। समझ गए? अच्छी बात है, समझ गए। तो आगे बढ़ो। अब 3 को उठाओ। 3 और 5 नहीं आ सकते हैं, 3 और 6 नहीं आ सकते हैं, 3 और 3 नहीं आ सकते हैं। आगे बढ़ो। 4 और 5 आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि 4 में से 5 का एक बचेगा। सर 4 और 5 आ सकते हैं। आगे बढ़ो। सर 4 और 6 नहीं आएंगे। सर 4 और 3 आ सकते हैं। सर 4 और 3 आ सकते हैं। बात खत्म। तो क्या सीखे? टोटल संभावित जोड़ियां 12 थीं। कंडीशन को संतुष्ट कौन कर पाया? केवल 3 अवयव, 1 ये 3 बस। तो क्या सीखे कि जो रिलेशन होता है वो क्रॉस का सबसेट होता है। तो आज तक शायद तुम्हें नहीं पता होगा ये चीज कि क्रॉस का मतलब होता है सभी संभावित जोड़ियां। ये केवल मेरा तरीका तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा, ना किसी किताब में, ना यूट्यूब पर। वहां की भाषा तुम पढ़ोगे सब चक्कर आ जाओगे। ये प्रैक्टिकली फील मैं ही करवाता हूँ पूरे यूट्यूब पर। फीलिंग वाली क्लास यूं ही नहीं कहते इस क्लास को। समझ गए? 5 साल से चल रही है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो, 1,2 है, 3,4 है। जस्ट अभी जो मैंने एग्जांपल पीछे लिया था वही एग्जांपल मैंने यहाँ तुम्हारे सामने लिया गया है। सबसे पहले मैं तुम्हें क्रॉस निकाल देता हूँ, जिससे तुम्हारा भ्रम दूर हो। सर कर क्या रहे हैं, क्योंकि अब तक यही नहीं पता होता कि क्रॉस क्या है, क्यों कर रहे हैं। आप समझो क्यों कर रहे हैं। 1,3 सर 1,4 सर 2,3 सर 2,4 बस। सर ये 4 जोड़ियां बनी, ये 4 संभावित जोड़ियां हैं। अब कंडीशन में कौन कौन सी आएंगी भैया जो सेटिस्फाई करेंगी? कंडीशन कहती है सर, कंडीशन कहती है कि वही जोड़े आएंगे भैया, जिनमें x में से y को घटाने पर आंसर नेगेटिव आता है। तो सारे जोड़े आ गए, मुझे दिख गए सारे जोड़े आ रहे हैं। जिनमें x में से y को घटाने पर अगर ये x है ये y है तो भाई साहब देखो
1 में से 3 को घटाओगे आंसर -2 आएगा। 1 में से 4 से घटाओगे आंसर -3 आएगा। 2 में से 3 को घटाओगे आंसर -1। 2 में से 4 को घटाओगे आंसर हमारा कितना आएगा? आंसर हमारा आएगा -2। सर मतलब ये ऐसा रिलेशन बन गया इसमें हर एक अवयव की जोड़ी संबंध में आ रही है। मतलब अगर तुमसे कोई बोले कि रिलेशन में कितने एलिमेंट आएंगे तो उठ के कहां से आएंगे? रिलेशन में एलिमेंट उठ के तो यहीं से आएंगे। यहाँ पर मैंने बनाया नहीं था ये चीज, तो क्या ये एलिमेंट मैंने लिखे हैं क्या ये इसमें नहीं आते? आते थोड़ा देखो, आ तो रहा है इसके संग, देखो 2 और 3 आ रहा संबंध में, आ तो रहा है। तो क्रॉस तुम करोगे उसमें तुम्हें ये एलिमेंट देखने को मिल जाएंगे। लेकिन इतना मत्था पच्ची कौन कर गया पेपर में? सारे कौन? इसलिए डायरेक्ट करना है पेपर में। मैं तुम्हें केवल समझाने के लिए, जिससे तुम्हें अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि क्यों है, क्योंकि मैं तुम्हें इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूं कि तुम्हारा टीजीटी के पीजीटी का एग्जाम निकल जाएगा। तुम सभी भावी शिक्षक नहीं हो, तुम फ्यूचर के शिक्षक हो। तुम जब टीचर बनोगे तो तुम्हारे हाथ में जब मार्कर पकड़ाया जाएगा, तुमसे कोई बच्चा पूछेगा कि सर संबंध और फलन में ये हम क्रॉस क्यों करते हैं, तो जब तेनगुड़िया सर की वीडियो तुम देख करके आए, तेनगुड़िया सर मौजूद नहीं है, तुम में इतनी क्षमता होनी चाहिए कि मार्कर लेके तुम बच्चों को पढ़ा सको। तुम यहाँ इसलिए मत पढ़ना कि तुम अपने एग्जाम निकालने बैठे हो, नहीं, तुम यहाँ इसलिए पढ़ना है कि कल को तुम्हें ये पढ़ाना है। चीज़ों को ऐसे पढ़ो कि तुम्हें ये चीज़ें पढ़ानी है। मैं यहाँ ऐसे नहीं पढ़ाता कि यहाँ पे फॉर्मेलिटी पूरी कर दूँ कि हाँ अपना देख लो एग्जाम निकल गया तो अच्छी बात है, नहीं कोई बात नहीं। नहीं 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 नहीं, मैं तुम्हें एग्जाम के लिए नहीं पढ़ाता हूँ। मैं तुम्हें इसलिए पढ़ाता हूँ कि अगर मैं यहाँ मौजूद ना भी हूँ, अगर तेनगुड़िया सर मौजूद ना हो, तो तुम ये मार कर लेके इस बोर्ड पे पढ़ाने की क्षमता रखते हो अपने अंदर के सर मैं ये पढ़ के जा रहा हूँ, मैं इतनी क्षमता मेरे अंदर आ चुकी है कि मैं किसी को भी अब ये अच्छे तरीके से पढ़ा सकता हूँ। इससे ऐसे पढ़ के जाना है। मेरी क्लास में आए हो तो फीलिंग करके ही जाओगे। सही है, आगे बढ़ो। तो भाई साहब 1,3 ठीक है, 1,4 सर 2,3 और सर 2,4। मतलब सर यहाँ तो गजब हो गया। यहाँ गजब ऐसा हो गया कि यहाँ पे हमारे पास जो भी संभावित जोड़ियां थी वो सारी की सारी रिलेशन में आ चुकी हैं। तो सर देखो यही तुम अपनी आंखों से देखो रिलेशन कहाँ से आया, ये कहाँ से आया रिलेशन? भैया ये क्या क्रॉस में से नहीं आया? अगर मैं क्रॉस नहीं भी लिखता तो भी तुम्हें जो आंसर आया है, अब तुम देखो मैंने ये क्रॉस क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ मैंने क्रॉस नहीं लिखा था, जिससे तुम्हें हो सकता है कन्फ्यूजन हो रही हो कि सर क्रॉस में से कैसे आया है। देखो ऐसे आया है। अगर ये क्रॉस ना भी लिखूँ मैं, यहाँ देख के बनाऊँ, फिर तुम देखो, फिर तुम दोबारा क्रॉस निकालो, चेक कर लेना, ये सारे एलिमेंट क्रॉस में आएंगे। कहने का मतलब मेरा यही हो गया, सीधी सी बात है कि रिलेशन के अंदर जो एलिमेंट आते हैं वो क्रॉस से आते हैं। तो रिलेशन जो होता है हमेशा वो क्रॉस का सबसेट होता है। पल्ले पड़ गया, अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है भाई साहब टाइप्स ऑफ रिलेशन, संबंध के प्रकार। तो पहला ही संबंध है, कितने प्रकार के संबंध होते हैं देखो ध्यान से। पहला आता है एम्प्टी रिलेशन, नाम से ही क्लियर है भैया, खाली रिक्त संबंध। एम्प्टी रिलेशन मतलब रिलेशन बना ही नहीं, मतलब ऐसी तुम शर्त लगाए दो कि जहाँ मैं जोड़ी के वो बने ही नहीं। मतलब सर तुमने क्या लगाई थी? सर तुमने लगा दी कि लड़के के पास होनी चाहिए सरकारी नौकरी, और तुम जो वीडियो देख रहे हो तुम पे सरकारी नौकरी ना है तो तुम्हारी जोड़ी नहीं बनेगी। तुम्हारा संबंध रिक्त है यार, खाली संबंध है तुम लोगों का। और जो भी कन्याएं मुझे देख रही हैं उनसे संबंध में शर्त रखी गई है कि 50 लाख दहेज लाओ। तुमने कहाँ से आए 50 लाख रुपया? तुम्हारी जोड़ी नहीं बनेगी। तो ऐसी कंडीशन आ गई तुम पूरी ना कर पा रहे तो उसको बोलते हैं भाई साहब एम्प्टी रिलेशन। क्या लिखा है? ऐसी कंडीशन जिसमें कोई अवयव किसी रिलेशन में ना हो। ये मेरी जो भाषा लिखी है किसी किताब की नहीं है। ये किताब में तुम पढ़ोगे अटरम सटरम थ्योरी लिखी पड़ी है, वो नहीं लिखाता मैं तुम्हें, कभी फीलिंग करवाता हूँ, समझ गए? तो देखो क्या लिखा है, देखो मैंने एक एग्जांपल लेके दिखाया तुम्हें, a बराबर 1 2 3 4। संबंध क्या है कि वे सारे जोड़े बनेंगे एक्स और वाई के इसी में से बनेंगे। मैंने तुम्हें क्या लिखा हूं, संबंध 2 प्रकार से होता है, एक सेट से दूसरे सेट पे। मैंने तुम्हें देख के दिखा दिया, अब मैं तुम्हें सिखा रहा हूं कि एक सेट से एक सेट पे कैसे होता है। वो ऐसे होता है, दोनों चीज तुम्हें सिखाऊंगा, टेंशन मत लो। 1 2 3 4 है, r बराबर x वाई, वे सारे जोड़े बनेंगे भैया जिनमें x में से y को घटाने पर 6 आता है। अब ध्यान से देखिए, अरे इनमें तक कोई ऐसा अवयव है चाहे तुम दूसरे में से घटाओ हम तो 6 आ जाए? कोई नहीं है, चेक कर लो। 4 से छोड़ो, 4 में से 3, 4 में 3 गए 1, 4 में 2 गए 2, ऐसा कोई 2 जोड़े नहीं बन पाएंगे जिसमें एक में से दूसरे को घटाने पर आंसर 6 आता हो। सर मतलब शर्त पूरी नहीं कर पा रहा है, इसमें से कोई अवयव शर्त पूरी नहीं कर पा रहा, तो इसका मतलब हो गया संबंध में फाई आया है, रिक्त संबंध है। या तो इसको ऐसा लिखो या फिर खाली महिला कोष्ठक बना के छोड़ दो। इसके अंदर फाई मत लगना, मैंने तुम्हें पीछे भी सिखाया था, उसको फिर सिंगलटन बोलते हैं। समझ में आया कि नहीं आया बोलो? तो उम्मीद कर रहा हूं कि यहां तक प्रॉपर फीलिंग आ गई। वीडियो खत्म नहीं होगी, लंबी वीडियो है, पूरा देखो, फटाफट से स्क्रीनशॉट लो। आइए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर, देखिएगा। देखो भाई साहब रिलेशन के प्रकार में आगे बढ़ते हुए अगला प्रकार हमारे पास क्या है, आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है? मैं खड़ा हुआ हूँ या मेरे आगे शीशा रखा है तो मेरी फोटो मुझे दिख रही है, ये मतलब मैं खुद के देख रहा हूं, मतलब मैं खुद के साथ ही संबंध में आ गया, बात खत्म हो गई। हर एक अवयव खुद के संग संबंध में अगर आ जाता है, केवल खुद के संग, किसी और के संग ना हो, तो ऐसे संबंध को बोल देते हैं क्या, आइडेंटिटी रिलेशन। क्या लिखा देखो ध्यान से, लेट ए बी एनी सेट देन आइडेंटिटी रिलेशन ऑन ए, ऐसे डिनोट करते हैं इसको। कैसे लिखा जाएगा देखो, ए कॉमा ए, हर एक एलिमेंट खुद के संग संबंध में आ जाए, प्रत्येक के लिए ऐसा होना चाहिए, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। इसका मतलब होता है फॉर ऑल, उल्टा ए का मतलब फॉर ऑल, प्रत्येक ए के लिए, हर एक एलिमेंट। तुम सोचो कि ए अपने संग तो आएगा और कऊ और के संग आएगा तो आइडेंटिटी होगा, नहीं। आइडेंटिटी होने के लिए केवल खुद के संग होना चाहिए हर एक अवयव। तो भाई साहब लिखा तो है, जैसे एग्जांपल के तौर पर, ऐसे एग्जांपल तुम्हारे सामने आ गया। एग्जांपल ये रहा 1,1, 2,2, 3,3, बात खत्म। तुम सोचोगे सर
क्या इसके अंदर 1,2 भी आ जाएगा? नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि 1,1 ऑलरेडी आ चुका है। इसके अलावा 1 और किसी के संग संबंध में नहीं होना चाहिए, केवल खुद के अलावा। बात खत्म। तो ऐसा संबंध हमें देखने को मिलता है तो उसको बोलते हैं आइडेंटिटी रिलेशन। डायरेक्ट पेपर में पूछ सकता है तुमसे डायरेक्ट, ये लिख देगा ऐसे करके, पर पूछेगा बताइए कौन सा संबंध है, सम्मित है और क्या नाम है, यूनिवर्सल है, रिफ्लेक्सिव है, तुमसे पूछेगा। अभी तुम बताओगे, मजा आएगा। देखो ध्यान से, आगे बढ़ते हैं। यूनिवर्सल रिलेशन भाई साहब, ऐसा संबंध। यूनिवर्सल का मतलब क्या है? सामूहिक, सर्वधर्म सम्मेलन विवाह समारोह, सम्मेलन विवाह समारोह, सामूहिक विवाह समारोह। मतलब हर एक जोड़ी बनेगी, कोई छूटेगा नहीं, कोई नहीं छूटेगा, सार्वत्रिक संबंध बनेगा। कैसे? रिलेशन इज सेड टू बी यूनिवर्सल इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए और बी। कोई दो सेट है या एक ही सेट है, उस पर ऐसी लगी हुई शर्त जिसको हर एक जोड़ा पूरा कर ले। जैसे कि सर्वधर्म सम्मेलन विवाह समारोह। सम्मेलन में क्या होता है? जितने जोड़े आते हैं सबकी जोड़ियां बनती हैं। तो वैसे यहां होता है। बात खत्म हो गई। एग्जाम्पल तुम्हारे सामने ये रहा एग्जाम्पल। मान लेते हैं कि मैंने मान लो एग्जाम्पल ले लिया ए बराबर 1 2 3 और शर्त ये रख दी मैंने। शर्त क्या रखी? शर्त ये रखी है कि वे सारे x और y जोड़े में आएंगे, x में से y को घटाने पर पूर्णांक प्राप्त होता है। लो भैया, हो गया काम खत्म। सारे जोड़े बनेंगे। कैसे बनेंगे? देखो ध्यान से। रिलेशन में कौन कौन से अवयव आएंगे? 1 1 के संग आएगा, 2 2 के संग आएगा, 3 3 के संग आएगा, 1 2 के संग आएगा, 1 3 के संग आएगा, 2 1 के संग आएगा, 2 3 के संग आएगा, और सर 3 1 के संग आएगा और 3 2 के संग आएगा। क्यों? क्योंकि पूर्णांक का मतलब क्या है? तो 1 में से घटाओगे 0 पूर्णांक है, 2 में से घटाओगे 2 पूर्णांक है, 1 में से 2 घटाओगे पूर्णांक पूर्णांक पूर्णांक, हर एक जोड़े बरकरार बनेंगे। मतलब सर कितने अवयव थे? 3, क्रॉस में कितने आएंगे? 9। तो चेक करो, जहां में सभी अवयव आएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो पल्ले पड़ा कि नहीं पड़ा? तो कहने का मतलब है कि ऐसी सब जिसको हर एक कोई पूरा करते। देखो संभावित जोड़े इतने ही थे, 9 थे, और देखो 9 के 9 रिलेशन में आ गए। तो ऐसे संबंध को बोलते हैं भैया यूनिवर्सल रिलेशन। ठीक, आगे बढ़ते हैं। यहां से कहानी शुरू होने जा रही है बहुत ही बेहतरीन प्रकार के रिलेशन की। यहां से पक्का सवाल बनेगा। टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन पेपर में पूछे जाते हैं। पक्का सवाल बनना पक्का तय है भाई साहब। अब देखना ध्यान से, एक बात तो सुन लो। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव ये ऐसे रिलेशन है जो एक सेट पे डिफाइन होंगे अपने आप पर ही, अपने आप पर ही। जैसे ये ऊपर की रिलेशन जो है कहाँ है, जे अपने आप को डिफाइन ऐसा करता है, और किन्हीं दो सेट के बीच में डिफाइन हो सकते हैं। लेकिन ये बहुत गहरी बात बता रहा हूं, कोई नहीं बताएगा तुम्हें ये बात कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव ये जो रिलेशन आते हैं, बाकी के बकाया 3 रिलेशन, ये तीनों रिलेशन कभी भी किन्हीं दो सेट्स के बीच में फॉलो नहीं होते हैं। ये हमेशा ही अपने सेट पर ही फॉलो होते हैं। एग्जाम में तुमसे ये भी पूछ सकता है, क्या पूछ सकता है कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव रिलेशन अप्लाई ऑन 2 सेट के बीच में, 1 सेट के बीच में, 3 सेट के बीच में, कितने सेट के बीच में। तो ध्यान रखना भाई साहब, जो भी रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव जो तुम पढ़ोगे तीनों के तीनों, ये तीनों के तीनों रिलेशन केवल और केवल एक ही सेट पे काम करते हैं, खुद के सेट पे। कभी 2 सेट के बीच में नहीं काम करेंगे, उन्हें लगते हैं। क्या कहता है देखो, पहला संबंध रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या? स्वतंत्र संबंध। पहले समझो देसी भाषा में, जो संबंध तुम्हारा तुम्हारे दोस्त के साथ है वही संबंध तुम्हारा खुद के साथ हो जाए। एग्जाम्पल, तुम और तुम्हारा दोस्त डालते हैं पला कारखाने में, तो वही चीज तुम खुद के नजरिए से चेक करो, तुम खुद भी तो वही पला डाल रहे हो, खुद के संग वो चीज देखो। तुम और तुम्हारा दोस्त डालते हैं पला, तो संबंध क्या है? पला डालने वाला संबंध आ गया कि तुम्हारा संबंध तुम्हारे दोस्त के संग क्या है? तुम पला डालते हो, लेकिन तुम खुद भी तो पला डालते हो कि मोहल्ले में, तो खुद के संग वो संबंध आ जाए, बात खत्म। एग्जाम्पल, लेट ए बी एनी नॉन एम्प्टी सेट। अगर x, y संबंध में है, मतलब x का जो संबंध y के साथ है, पला डालने वाला संबंध, वो खुद के संग भी तो होना चाहिए। सेम वही संबंध खुद के संग भी होना चाहिए, x, भी रिलेशन में होना चाहिए। और ध्यान रखने वाली बात यह है कि हम हमेशा सेट के प्रत्येक अवयव पे चेक करते हैं। जो बच्चे गलती क्या करते हैं? बच्चे गलती ये करते हैं, जैसे कोई संबंध आ गया, उसमें क्या करेंगे? उसमें पहले संबंध के अंदर सारे युग्म बना लेंगे संबंध में, फिर उस संबंध में युग्मों को चेक करेंगे, उस संबंध में युग्मों को चेक करेंगे कि हर एक का खुद के संग है कि नहीं। लेकिन गलती क्या करते हैं? गलती ये करते हैं, वो सेट को नहीं देखते हैं। हमें युग्म में सारे के सारे अवयव तुम्हें दिख रहे हैं, बन सारे दिख रहे हैं, उससे नहीं चेक करना है। हमें देखना है सेट जो है उसमें कोई ना छूटे, उसमें हर एक एलिमेंट का रिलेशन खुद के संग होना चाहिए, बात खत्म। जैसे कि तुम यही एग्जांपल उठा लो, पूर्णांक वाला, ये तुम्हारा रिलेशन आ गया। बच्चे गलती क्या करते हैं? रिलेशन में चेक करते हैं। कैसे चेक करते हैं कि 1,2 है तो 1,1 होना चाहिए, जैसे कि 2,1 है तो 2,2 होना चाहिए, ऐसे चेक करते हैं। नहीं, तुम्हें हमेशा रिफ्लेक्सिव के लिए इसको चेक करना है संबंध में। सेट में कितने अवयव हैं? 3, तो 1,1 है, 2,2 है, 3,3 है, तो संबंध हमारा कैसा हो गया? रिफ्लेक्सिव हो गया। कभी भी यहां से यहां बन जाना, हमेशा यहां से यहां पे आना है, समझ गए? बहुत अच्छी बात है। एक नोट लिखा है, क्या लिखा है कि सेट के सारे एलिमेंट्स पर चेक करते हैं सर, सेट के एलिमेंट पे चेक करते हैं। आगे सुनो, अब यहां से एक फीलिंग तुम्हें आ रही होगी सर कि जो अवयव यहां थे सेम रिपीट वाले, वो यहां भी तो आ रहे हैं, तो सर क्या ये तुम्हारा
आइडेंटिटी बनेगा? नहीं बनेगा आइडेंटिटी। क्यों? आइडेंटिटी की शर्त ये होती है, आइडेंटिटी की शर्त क्या होती है? आइडेंटिटी की शर्त ये होती है कि खुद के अलावा कोई और ना हो। लेकिन रिफ्लेक्सिव में क्या है? रिफ्लेक्सिव में ये है कि खुद के अलावा कोई और हो सकता है, लेकिन खुद के अलावा जो खुद के साथ जरूर हो। रिफ्लेक्सिव कहता है कि खुद के संग हो और के संग भी चलेगा। ये कहता है कि केवल खुद के संग ही चलेगा और के संग नहीं चलेगा। तो क्या सीखे तुम? ये सीखे कि इसके पास जो शर्त आ रही है वो सेम शर्त रिफ्लेक्सिव के पास है। क्या है शर्त? कि खुद के संग होने चाहिए बस। ये रिफ्लेक्सिव वाला ये नहीं कहता है कि केवल खुद के संग हो, खुद के संग हो बकायदा कुछ और भी हो वो भी चल जाएंगे इसमें। तो मतलब सर क्या सीखे कि प्रत्येक रिफ्लेक्सिव रिलेशन आइडेंटिटी नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा चॉइस भी हमारे पास है, लेकिन यहां पे हमारे पास जो चॉइस है वो खुद के साथ है केवल, और वो चॉइस केवल खुद के साथ, जो खुद के साथ वाली चॉइस है केवल हटा करके वो रिफ्लेक्सिव के पास है। तो क्या सीखे कि प्रत्येक आइडेंटिटी रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है, लेकिन प्रत्येक रिफ्लेक्सिव आइडेंटिटी नहीं होता है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। क्या सीखे यहां से? मजा आया कि नहीं आया? सॉरी फॉर दैट। मजा आया कि नहीं आया? तो ध्यान से बोलो, मजा आया कि नहीं आया? अरे भैया, अरे भाई साहब, जो कंडीशन रिफ्लेक्सिव की है वो ऑलरेडी आइडेंटिटी में फॉलो हो तो रही है। अब बेशक इसमें आगे के एलिमेंट रहेंगे, लेकिन जो मेन शर्त थी कि खुद के संग खुद के एलिमेंट, वो तो है ना। ये नहीं कहता कि आगे की हो चाहे ना हो, बस खुद के संग होने चाहिए। इसका मतलब ये है आगे के तुम लिखो चाहे मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ फर्क पड़ेगा। यहाँ तुमने आगे के लिख दिए तो फर्क पड़ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो मतलब सर ये हो रहा है, मतलब ये हो रहा है कि ये जो कंडीशन आ रही है रिफ्लेक्सिव वाली वो इस आइडेंटिटी के अंदर है, लेकिन जो आइडेंटिटी की कंडीशन है वो रिफ्लेक्सिव के अंदर नहीं है। आइडेंटिटी आगे नहीं चढ़ाता है, ये आगे चढ़ा सकता है। समझ गया? तो लिखा तो है एवरी आइडेंटिटी रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव बस कन्वर्स नॉट ट्रू। ये स्टेटमेंट भी तुमसे पेपर में पूछ सकता है। यार मैं तुम्हें ऐसे नहीं लिखा रहा, मेरा कंटेंट में मैं बेशक मेरे पास अच्छे और टीचर हो, ऐसा मेरे पास व्यवस्था नहीं है, प्रिंटेड नोट्स नहीं है, लेकिन जो भी है ये तुम्हारे सामने की बेहतरीन कंटेंट है भाई साहब, बहुत बेहतरीन कंटेंट। इस कंटेंट की मैं सराहना करता हूँ, अपने कंटेंट से प्यार करता हूँ। तो उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आया होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। फटक से स्क्रीनशॉट ले लो। आइए बढ़ते हैं आगे की ओर, देखिएगा कुछ आगे बढ़ते हैं। मेरा दावा है कि जैसा मैं तुम्हें कंटेंट, ये तुम इंटर वाला मत समझना भाई साहब, मैं इंटर से तुम्हें उठा के हायर लेवल पे लेके जाना चाह रहा हूँ। अब मैं तुम्हें ऐसे ऐसे रिलेशन पढ़ाऊंगा जो तुमने इंटर में कभी पढ़े ही नहीं होंगे, तुमने देखे भी नहीं होंगे, नाम भी नहीं सुना होगा। मेरा टारगेट बस इतना है कि तुम्हें पूरा कंसेप्ट दूंगा, 0 to हीरो लेवल का, शून्य से शिखर तक की कहानी है। चलिए मैं नोट अभी तुम्हें मैंने रिफ्लेक्सिव समझाया था, अब देखो मैं थोड़ा तुम्हें ट्विस्ट सिखा रहा हूँ जो तुमने इंटर में नहीं सीखा था। वो क्या था ट्विस्ट? देखो, अगर रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ तो फिर हम उसको इररिफ्लेक्सिव बोलेंगे, लेकिन 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 एक शर्त होगी, कंडीशन ये होनी चाहिए कि कोई भी x, x ना हो। अब देखो ध्यान से, एग्जांपल समझना बहुत ध्यान से। एग्जांपल देखो, पहले एक रिलेशन है तुम्हारे पास, उसके अंदर एलिमेंट आ रहे हैं 1,1 1,2 3,2, या फिर इसका एक काम कर रहे हैं, इसको तो मैं एग्जांपल देके समझाता हूँ तब तो समझ में आएगा ढंग से। देखो मान लो एक सेट है A बराबर 1 2 और 3, एक सेट है, ठीक है। रिलेशन कोई और होगा हमें नहीं पता है, हम केवल ये देख रहे हैं। हम ये क्या देख रहे हैं? देखो ध्यान से, 1,1 है 2,3 और 3,1 और 3,2, बस इतना समझो। आप ध्यान से देखना भाई साहब, क्या ये संबंध तुम्हारा रिफ्लेक्सिव है? सर नहीं है। क्यों नहीं? इसलिए नहीं है क्योंकि हम जानते हैं रिफ्लेक्शन में प्रत्येक अवयव का संबंध खुद के संग होना चाहिए, बाकी से मतलब नहीं है हमें। तो यहाँ पर केवल 1 का खुद के संग है, 2 और 3 का नहीं है खुद के संग। तो इसका मतलब सर ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। तो सर क्या ये इररिफ्लेक्सिव होगा? सर क्या ये इररिफ्लेक्सिव होगा? सर इररिफ्लेक्सिव नहीं होगा। ये मैंने तुम्हें क्या लिखा है, तुम गलती से ये मत समझ लेना कि रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ तो इररिफ्लेक्सिव होगा। नहीं, उसकी एक शर्त है। उसकी शर्त क्या है कि अब भैया तू ना है तो फिर पूरा ही मत हो। मैथमेटिक्स में आधा अधूरा कुछ नहीं होता है। जो चीज नहीं है वो 100% नहीं है, केमिस्ट्री नहीं है जो अपवाद हो जाएगा, वो नहीं है इसमें। तो इररिफ्लेक्सिव की कंडीशन क्या है? जब तू रिफ्लेक्सिव नहीं है तो बिल्कुल रिफ्लेक्सिव मत बन। मतलब तू अपने अंदर जो तू द्वैती प्रकृति दिखा रहा है ना कि हम सारे नहीं हैं, थोड़े बहुत तो हैं, 1 तो नहीं चलेगा भाई साहब। यहाँ लिखा है कि बट कंडीशन ये है कि एक भी ऐसा ना हो, एक भी ऐसा ना हो। अगर इसके अंदर एक भी ऐसा आ गया और रिफ्लेक्सिव भी नहीं है तो फिर ये इररिफ्लेक्सिव भी नहीं होगा। इररिफ्लेक्सिव कब होगा? जब इसके अंदर से ये भी हट जाए, ये भी इसके अंदर ना है। ले बेटा, ले बेटा, किसका सुनेगा ना? तो अब देखो इसके अंदर क्या हुआ, अब ना तो रिफ्लेक्सिव है ये, और ना इसके अंदर एक भी जोड़ा ऐसा आ रहा है जो इररिफ्लेक्सिव की शर्त को भंग कर रहा है, नहीं आ रहा है। इररिफ्लेक्सिव कहता है कि अगर तू रिफ्लेक्सिव नहीं है तो तू बिल्कुल मत हो। देखो बिल्कुल नहीं है। अब इसके अंदर एक भी जोड़ा ऐसा नहीं है जो x, x जैसा हो। तो जी हाँ दोस्तों, अब ये तुम्हारा इररिफ्लेक्सिव कहलाएगा। कि आज से पहले तुमने इसका नाम सुना था? नहीं सुना होगा भाई साहब। मैं फिर से कह रहा हूँ, ये कंटेंट हलवा मत समझना, कंटेंट इंटर वाला नहीं है, ये कंटेंट ऊपर तक ले जाने वाला कंटेंट है, मजा आ जाएगा। समझ गए? तो इररिफ्लेक्सिव कब बोलेंगे? बिल्कुल ना हो, बिल्कुल ना हो। अगर एक भी हो गया तो फिर तो ना ये रिफ्लेक्सिव होगा ना रिफ्लेक्सिव होगा, कुछ नहीं होगा फिर ये। तो इररिफ्लेक्सिव का ऑप्शन आ सकता है पेपर में भैया, फिर से कह रहा हूँ। ठीक है, आगे बढ़ो, अगला सवाल।
सिमेट्रिक रिलेशन, सिंपल सी बात है, मैंने तो वही समझाया कम्यूटेटिव वाला। जो संबंध तुम्हारा तुम्हारे दोस्त के साथ है वही संबंध तुम्हारे दोस्त का तुम्हारे साथ होना चाहिए। जैसे कि तुम तो जानते हो अगर शिवानी मेरी दोस्त है, तुम तो मानते हो शिवानी मेरी दोस्त है, क्या शिवानी मानती है कि तुम उसके दोस्त हो? नहीं मानती है। अगर वो मान गई है कि तुम उसके दोस्त हो तो वो भी तुम्हारी दोस्त है। ऐसा संबंध जो तुम्हारा तुम्हारे दोस्त के साथ है वही तुम्हारा दोस्त के साथ तुम्हारा भी हो जाए, वही संबंध तुम्हारा सिमेट्रिक होगा, सम्मित कहलाएगा। लेकिन भाई साहब ऐसा आज की दुनिया में कहाँ होता है? तुमने दोस्त माना कि शिवानी मेरी दोस्त है, तुम ही तो मानते हो दोस्त है तुम्हारी, शिवानी मानती है तुम अपना दोस्त? नहीं मानती है। समझ गए? तो क्या होगा, इफ एक्स और वाई रिलेशन के अंदर आ रहा है तो वाई और एक्स भी आना चाहिए तो होगा। एग्जाम्पल तुम्हारे सामने है 1 2 3 में सिंपल बार बार वही लेके चल रहा हूँ क्योंकि मैं समझाना चाह रहा हूँ, तो मैं सिखाना चाह रहा हूँ। एग्जाम्पल तो बहुत सारे बन जाएंगे। देखो क्या है कि एक्स में से वाई घटाने पर बनाता है भैया, चेक करते हैं भैया, चेक करते हैं कौन कौन से अवयव आएंगे। हाँ 1,2 आ जाएगा, 2,1 आ जाएगा। देखो 1 में से 2 घटा 1 बचेगा, 2 में से 1 को घटा 1 बचेगा, माइनस का गलती नहीं होगी क्योंकि मॉड लगा हुआ है। 3,2 भी आ जाएगा सर इसके अंदर और 2,3 भी आएगा। अब देखो ध्यान से, जो संबंध बनकर 2 के साथ है वही संबंध 2 का 1 के साथ भी है। क्या संबंध है कि 1 में से 2 को माइनस करने पर आंसर बनाता है मॉड लगा के, वैसे ही 2 में से 1 को माइनस करने पर भी आंसर बनाता है। समझ गए? शिवानी तुम्हारी दोस्त, तुम शिवानी की दोस्त, बात बराबर है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे मैंने फिर से एक बढ़िया तुम्हें झटका दे दिया। झटका क्या दे दिया कि यदि कोई, अब देखो जैसे इसमें था इररिफ्लेक्सिव, वैसे ही यहाँ पे होता है असिमेट्रिक, कि जब तू दोस्त ना हाथों में हो, शिवानी में दोस्त ना है तो मेरा फिर कोई दोस्त ना है, मेरा फिर कोई दोस्त नहीं बनेगा, अलोन रहूंगा मैं। तो अगर ऐसा है कि अगर तू बिल्कुल ना है तो तू बिल्कुल मत हो, फिर तभी उसको हम असिमेट्रिक का दर्जा देंगे। असिमेट्रिक, असममित कब कहेंगे? यदि एक भी ऐसा हुआ तो दोनों में से कोई नहीं होगा। मैंने क्या लिखा देखो ध्यान से यदि कोई x, y के लिए y, x नहीं हुआ तो असिमेट्रिक है, मतलब कोई भी तुम्हारा जोड़ीदार ना हो। मतलब ये है कि 1,2 है तो 2,1 ना हो इसके पास, 3,2 है तो 2,3 ना हो। अभी अकेले अकेले हो गए, अकेले अकेले हो गए, बिल्कुल ही अकेले हैं तो बिल्कुल ही अकेले हैं, तो अब असिमेट्रिक होगा ये। तो कैसा होगा भैया? तो ये असिमेट्रिक होगा, बिल्कुल अकेले होने चाहिए। अरे समझे कि नहीं समझे? अगर ऐसा हो गया 3,2 लो, अब इसको बोलेंगे असिमेट्रिक। अगर इसके अंदर मान लो, अगर इसके अंदर ये आ गया तो क्या होगा? 3,2 आ गया, 2,3 भी आ गया, ये इन दोनों का आ गया उल्टा सीधा, लेकिन इसका नहीं आया। ऐसी स्थिति में ना तो ये सिमेट्रिक होगा ना ये असिमेट्रिक होगा। सिमेट्रिक के लिए अब है रहो तो हर एक के लिए हो, असिमेट्रिक के लिए ना है रहो तो फिर काऊ के लिए मत हो। अब जी तो कहानी बीच में झूल रही है कि जाको है ना जाको है, तो एक नहीं बनेगा भाई साहब, ना तो सिमेट्रिक होगा ना असिमेट्रिक होगा। अरे बोलो पल्ले पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है? मजा आ रहा है? मजा आना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। एंटी सिमेट्रिक, कभी तुमने इसका नाम सुना था क्या? मैंने तुमसे पहले ही बोला था कि कंटेंट बेशक व्हाइट बोर्ड पे जा रहा है लेकिन कंटेंट बहुत हैवी लेवल का है, मजा आ जाएगा तुम्हें। एंटी सिमेट्रिक क्या कहता है देखो एंटी सिमेट्रिक कहता है कि अ रिलेशन आर ऑन ए इज सेड टू बी एंटी सिमेट्रिक। कब कहलाएगा एंटी सिमेट्रिक? कंडीशन पूरी होनी चाहिए, ए और बी है तो बी और ए होना चाहिए, लेकिन एक ट्विस्ट है कि ए और बी और बी और ए बराबर तो आ रहे हैं, लेकिन एक कंडीशन ये है कि ए और बी बराबर होने चाहिए, ए और बी बराबर होने चाहिए। एग्जाम्पल ये रहा एग्जाम्पल, ब्यूरो एग्जाम्पल 1,1 2,2 3,3। सर 1,1 है, इसको घुमा के देखो 1,1 है, 2,2 है। मैं तुम्हें खेलना सिखा रहा हूँ, मैथमेटिक्स से कैसे खेलते हैं, थ्योरम से कैसे खेलते हैं। 2,2 है तो 2,2 भी इसके अंदर है, घुमा के भी आ रहा है। 3,3 है, घुमाए तो 3,3 इसके अंदर आ रहा है। और सर इसकी शक्ल तो कुछ मैच कर रही है सर, ये तो कहीं कहीं आपको, हाँ सही सोच रहे हो, आइडेंटिटी रिलेशन लिख रहा है सर ये। सर इट्स आइडेंटिटी रिलेशन, बिल्कुल सही तुमने पकड़ा है सर। क्या पकड़ा है? एवरी आइडेंटिटी रिलेशन एंटी सिमेट्रिक होता है। हमने देखो मैं तुम्हें 2 चीजें तुम्हें सिखाई दी, ये बहुत गहरी बात मैं बता रहा हूँ। प्रत्येक आइडेंटिटी रिलेशन रिफ्लेक्सिव होता है, अभी पीछे सीखा था। अब एक नई बात और सीख गए कि प्रत्येक आइडेंटिटी रिलेशन तुम्हारा एंटी सिमेट्रिक भी होता है। ये कंडीशन है, तुमसे पेपर में पूछ सकता है भैया, पूछ सकता है। पढ़ लो। ठीक है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? यहाँ लिखो नोट क्या है? every identity relation is anti-symmetric। लेकिन इसका उल्टा सही नहीं है। तुम सोचोगे एंटी सिमेट्रिक हमेशा आइडेंटिटी बन जाए, नहीं, क्योंकि एंटी सिमेट्रिक में केवल ये बोला है उसने कि ए और बी बराबर होगा। जहां में एक्स्ट्रा अवयव जुड़ गए फिर 1,3 और जाके अंदर मान लो जुड़ गए कौन कौन से 2,3 फिर 2,3 फिर
तो नहीं बनेगा एंटी सिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक नहीं बनेगा। क्योंकि एंटी सिमेट्रिक क्या कहता है, एंटी सिमेट्रिक कहता है कि प्रत्येक ए और बी के लिए ऐसा होना चाहिए, प्रत्येक ए और बी के लिए ऐसा होना चाहिए। 1,3 है तो 3,1 कहाँ है इसके अंदर, फिर ये नहीं बनेगा, फिर ये नहीं बनेगा भैया, फिर ये तुम्हारा क्या नाम है, सिमेट्रिक नहीं बनेगा। सिमेट्रिक नहीं बनेगा तो फिर ये एंटी सिमेट्रिक भी नहीं बनेगा। क्योंकि एंटी सिमेट्रिक कहता है, क्या कहता है कि ए और बी है और बी और ए है, ऐसा तभी है कि जब ए और बी बराबर बराबर है। तो इसके लिए हम बात कर रहे हैं, तो इसके लिए तुम्हारा यहाँ पे 1,3 के लिए तुम्हारे पास 3,1 नहीं है, 3,1 नहीं है, तो बेशक ना हो, इनके लिए चेक कर लो केवल 1,1, 2,2, 3,3 तो है, इनमें कंडीशन होल्ड हो रही है तो एंटी सिमेट्रिक तो है। यहाँ क्या लिखा है देखो, फॉर ऑल ए बी। फॉर ऑल का मतलब क्या है कि पहले हमें ये चेक करना कि अगर ए बी है, ए बी है और बी ए भी आ रहा है, बी ए भी आ रहा है, तो ए और बी बराबर होने चाहिए हर एक ए और बी के लिए। तो इसको यहाँ मंजूर हो तो अच्छा रहेगा, इसको यहाँ पर मत जोड़िए, केवल इतना समझ लो। क्या समझना है तुम्हें कि एवरी आइडेंटिटी रिलेशन हमारा एंटी सिमेट्रिक होगा, इसका कन्वर्ज ट्रू नहीं हो सकता, हो भी सकता है नहीं हो सकता, दोनों बातें बराबर बराबर है। तो उम्मीद करता हूँ तक समझ में आ रहा होगा, फटाफट से इसकी शॉट ले लो। आइए बढ़ते हैं आगे की तरफ, देखिएगा। एक बात और रहेगी बताने के लिए कि क्या प्रत्येक एंटी सिमेट्रिक आइडेंटिटी होगा, जरूरी नहीं है। कैसे? क्योंकि देखो एंटी सिमेट्रिक की कंडीशन तब जाके आती है कि जब हमें दो जोड़े मिल जाएं। दो जोड़े कैसे मिल जाए, ए और बी मिल जाए और बी और ए मिल जाए, तब उन दोनों जोड़ों में ये शर्त होनी चाहिए कि ए और बी बराबर बराबर आ जाए। जैसे एग्जांपल देखो, मान लो मैं लिख लिया 1,3 और मैं लिख दिया 3,1, मैं लिख दिया यहाँ पे क्या 3,1। क्या अब ये तुम्हारा एंटी सिमेट्रिक होगा? सर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमें ये दो जोड़े चाहिए होते हैं, दो जोड़े मिल रहे हैं, ए और बी और बी और ए हमें मिल रहा है, ए और बी और ए यहाँ पे तुम्हें मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे ये एंटी सिमेट्रिक नहीं है। क्यों? ए और बी बराबर नहीं है। 3 और 1 बराबर होते हैं क्या? सर नहीं होते 3 और 1 बराबर। तो ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन केवल और केवल इन्हीं ऐसे अवयवों के लिए आएगी। अच्छा, कोई बच्चा मुझसे बोले कि सर अब ये एंटी सिमेट्रिक नहीं है, तो क्या सर सिमेट्रिक है? हाँ सिमेट्रिक है। कैसे सिमेट्रिक है? हर एक एलिमेंट उल्टा सीधा आ रहा है, हर एक एलिमेंट उल्टा सीधा है, सिमेट्रिक है, लेकिन एंटी सिमेट्रिक नहीं है। अच्छा, अगर मैं समझ ये हटा दूं, अगर मैंने इसमें से ये हटा दिया, अब चेक करो क्या अब ये एंटी सिमेट्रिक है? अब है एंटी सिमेट्रिक। सर कैसे है? एंटी सिमेट्रिक कहता है कि दो जोड़े मिल जाएं, ए और बी और ए के जोड़े तुम्हें मिल जाएं, तब जाकर के ए और बी बराबर आना चाहिए। तो यहां देखो, यहां मिल रहा, यहां मिल रहा, यहां मिल रहा, यहां तुम कैसे कह सकते हो? इसका तो जोड़ा ही नहीं है। जब जोड़ा होता तब तुम आगे बढ़ते यहां ए बराबर बी वाली शर्त पे। क्या कह रहा हूं? ए और बी। अगर यहां 3,1 भी होता तब तुम आगे बढ़ते, क्या क्या ए बराबर बी के है, तो एंटी सिमेट्रिक नहीं हो रहा था। लेकिन मैं यहां पे इतना लिख के छोड़ दूं और इसके अंदर मैं 3,1 ना लिखूं, तो फिर हम यहाँ पे आगे जा ही नहीं पाएंगे। हम क्यों नहीं आ पाएंगे? ए और बी है, इसके अंदर बी और ए इसके अंदर है ही नहीं है। जब बी और ए है ही नहीं है तो ए बराबर बी वाला यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता ही नहीं है। तो वो केवल इतने एलिमेंट निभा रहे हैं और प्रत्येक एलिमेंट निभा रहे हैं। जो एलिमेंट तुम्हारे पास हैं जोड़े में, ये दोनों जोड़े जिन एलिमेंट के हैं, ये रहे, वो एलिमेंट इस कंडीशन को निभा रहे हैं, तो ये एंटी सिमेट्रिक है। समझ गए? बारीकी से समझा रहा हूं। क्या ये तुम्हारा आइडेंटिटी होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट्स एक्स्ट्रा अलाउ नहीं करता, इसीलिए एंटी सिमेट्रिक, प्रत्येक आइडेंटिटी रिलेशन एंटी सिमेट्रिक होगा, लेकिन उल्टा सत्य नहीं है। समझ गए? ठीक। देखो ऐसे आगे बढ़ते हैं, कुछ और सवालों को देखो, कुछ और कॉन्सेप्ट को देखेंगे। देखो ध्यान से, ट्रांजिटिव रिलेशन हम सभी कक्षा 12 से पढ़ते आए। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है? देखो ध्यान से, अगर ए बी है और बी सी है संबंध में, तो ए सी भी होना चाहिए भैया, ट्रांजिटिव हो जाता है। लेकिन इसको 99% लोग गलती क्या करते हैं? गलती ये करते हैं कि अगर ए बी तुम्हें मिल गया और बी सी तुम्हें नहीं मिला, तो तुम सोचते हो कि ट्रांजिटिव नहीं बनेगा। ये सबसे बड़ी गलती है। जो मैंने क्या लिखा, देखो ध्यान से, अगर ए बी है और बी सी भी है, अगर बी सी नहीं है तब भी होगा। कैसे होगा? ऐसे समझो ध्यान से, देखो ध्यान से, तुम ये खड़े हुए हो, तुम ये खड़े हो और भी एक बी ये तुम हो, और तुम यहाँ पे तुलना कैसे करते हो? तुम्हारे ऐसा एक और मिल जाए, मतलब तुम्हारे सामने तुम्हारी पार्टी का एक दावेदार मिल जाए, तुम चुनाव में खड़े हुए हो, तो तुम्हारे सामने कोई खड़ा ही नहीं है, तो भैया तुम निर्दलीय जीते जाओगे ना। तो वही तो यहाँ बोल रहे हैं, ध्यान से देखो, ये तुम खड़े हो, ये दूसरी पार्टी का लोग यहाँ पे अगर होगा ही नहीं तो तुम निर्दलीय चुनाव जीत जाओगे। वो क्या लिखा है कि अगर एक बी तुम्हें मिल गया अकेला और बी सी तुम्हें नहीं मिला, तब भी हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा। समझ गए? एग्जाम्पल तुम्हारे सामने है, देखो ध्यान से, 1,2 ले लो और 2,1 ले लो। ये तो करते हैं ए और बी और सी, अंदर वाला काट दो। 1,1 है सर, बिल्कुल है 1,1, काम खत्म हो गया। अरे बोलो समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। अगर मान लो तुम पे एक संबंध ऐसा आ गया जिसके अंदर मान लो एक एलिमेंट और आ गया, वो हो गया तुम्हारा 3,1। ओम राधे 3,1 मत लो, ऐसा करो 3,4 ले लें। 3,4 ले लो। 3,4 तुमने लिया और इसके अंदर 4,3 नहीं है, 4,3 इसके अंदर नहीं है, तो भाई साहब जब तुलना करने के लिए इसके अंदर कोई नहीं है तब भी बन जाएगा। या फिर ऐसा करो 3,2 ले लो, 3,2 ले लो और इसके अंदर 2,3 नहीं है, तब भी बन जाएगा। ठीक है। तो मैं समझाना बस ये चाह रहा हूं तुम्हें
कि अगर कहीं ऐसा केस फंस गया जहां तुम ये देख पा रहे हो कि A, B तो है सर लेकिन B, C नहीं है, तो टट्टा मत करना, तब भी बनेगा, पार्टी निर्दलीय जीत जाएगी। आगे बढ़ो। इक्विवेलेंस रिलेशन सभी जानते हैं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों होता है, उसको बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। आगे बढ़ते हैं। इक्विवेलेंस क्लास, ये बहुत सारे लोग स्किप कर देते हैं, क्या होता है? कुछ नहीं होता है। इक्विवेलेंस क्लास का मतलब है कि कोई एक एलिमेंट किन किन के संग संबंध में है उनका एक सेट बना दो। एक एलिमेंट किस किस के साथ संबंध में है उनका एक सेट बना दो। एग्जाम्पल सर, एग्जाम्पल ये रहा, इक्विवेलेंस क्लास रिलेशन की ही ध्यान रखना हमेशा, इक्विवेलेंस क्लास हमेशा इक्विवेलेंस रिलेशन की ही निकलेगी। ठीक है, एग्जांपल देखो, इसको दिखाते ऐसे हैं, ये ए लिख दिया, कोई एलिमेंट है यहाँ पे, इक्विवेलेंस क्लास एक एलिमेंट की निकलती है, ये लिख दो, या फिर क्लास ऑफ ए कैसे निकलती है? मैंने तुम्हें क्या बताया, वे सारे जोड़े आते हैं, वे सारे एलिमेंट जो ए के संग संबंध में है, जैसे कि बी, वे सारे बी जो ए के साथ संबंध में है, क्या लिखा है? वे सारे बी आएंगे यहाँ पे जो ए के संग संबंध में, ए कॉमा बी लिखा हुआ है। एग्जाम्पल, यही एग्जाम्पल तुम्हारे सामने देखो, r बराबर 1, 1, 2, 2, 1, 2 और 2, 1। अब देखो ध्यान से, तुमसे किसी ने बोला कि सर इक्विवेलेंस क्लास 1 बताओ, इसको हम क्लास ऑफ 1 भी लिखते हैं। तो भैया सेट में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे जिनके संग 1 संबंध में है? कैसे? जो 1 के संग संबंध में, सॉरी, एक तो 1 खुद ही है और 1 सर 2 के साथ है। तो लो, इक्विवेलेंस क्लास में भाई सब 2 एलिमेंट आ गए, 1 और 2। कोई मुझसे बोला कि सर इक्विवेलेंस क्लास 2 में कौन कौन से अवयव आएंगे, ये भी पेपर में तुमसे पूछ सकता है यार, इक्विवेलेंस क्लास में तुमसे पूछ सकता है, तुम गलती मत कर देना, एक एक चीज तुम्हें सिखा रहा हूँ। 2 के संग कौन कौन है सर? एक तो 2 खुद ही है, एक तो 2 खुद ही है, एक सर एक 1 आ गया, बस। यहां से क्या सीखे? तुमने 1 की निकाली तो उसमें 1 जरूर आया, तुमने 2 की इक्विवेलेंस क्लास निकाली उसमें 2 जरूर आया। तो ध्यान रखना, जिस एलिमेंट की हम इक्विवेलेंस क्लास निकालते हैं वो एलिमेंट उस क्लास में जरूर होता है, बस यही हो गई इक्विवेलेंस क्लास। बोलो पल्ले पड़ा कि नहीं पड़ा? इक्विवेलेंस क्लास का मतलब है वे सारे एलिमेंट्स जो जिसकी हम निकाल रहे हैं उसके संग संबंध में है, बात खत्म हो गई। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पे पेपर में ऑप्शन आएंगे कि एवरी प्रत्येक एलिमेंट अपनी खुद की इक्विवेलेंस क्लास के अंदर जरूर मौजूद होता है। आगे बढ़ो। हाँ, कोशिएंट सेट बहुत ही प्यारा है, देखो, द कलेक्शन ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट इक्विवेलेंस क्लासेस ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड कोशिएंट सेट। मतलब किसी संबंध की प्रत्येक इक्विवेलेंस क्लास तुमने निकाल ली है। अब ऐसी बहुत सी क्लास हो सकती है जिनमें एलिमेंट अलग अलग हो सकते हैं, बहुत सी में सेम हो सकते हैं। जैसे यही ले लो एग्जांपल, या 1 और 2 की क्लास बिल्कुल सेम आई है, केवल सेम आई है। एलिमेंट चेक करो, इसके अंदर 2 एलिमेंट है, 1 और 2, उस वही एलिमेंट इसके अंदर है। ये सेट है, सेट में आगे पीछे हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो अगर तुमसे बोला कि इन दोनों का तुम कोशिएंट सेट बताओ, तो कोशिएंट सेट में केवल यूनिक इक्विवेलेंस क्लास आती है जो एक ही बार आ रही है। मतलब ये है कि जब हम इसका कोशिएंट सेट निकालेंगे तो उसमें केवल यही एक ही बार लिखेंगे, इसको 2 बार नहीं लिखेंगे। डिस्टिंक्ट का मतलब क्या है? जो दोबारा ना रिपीट किया हो, एक ही बार रिपीट किया हो। लिखा तो देखो, कलेक्शन ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट इक्विवेलेंस क्लासेस। एग्जांपल डिनोटेड बाय, डिनोट कैसे करते हैं सर? A/R, ऐसे पढ़ो इसको, इसको बोलते हैं ए कोशिएंट सेट। कोशिएंट सेट, ठीक है, कैसे पढ़ते हैं? वे सारी क्लासेस जो डिस्टिंक्ट हैं सारी की सारी। सर एग्जांपल देख के सिखाइए कैसे आया। देखो एग्जांपल तुम्हारे सामने है, अब चेक करते हैं। चलो अब कौन कौन से जोड़े बनेंगे वो चेक करते हैं, चलिए। तो पहले चेक करो, क्या 1,1 बनेगा? नहीं बनेगा। 2,2 बनेगा? 1,1 बन जाएगा, 1,1 बन जाएगा। कैसे बन जाएगा? देखो, y - 1, 1,1 का मतलब क्या हुआ? देखो ध्यान से, 1,1 का मतलब ये हो गया कि 1, 3 जो है का है, y - 1 को डिवाइड करता है। y - 1 का मतलब क्या है? ये x है, ये y है। 1 में से बन गया 0 आएगा, और 0 को प्रत्येक नंबर डिवाइड करता है, तो 1,1 इसके अंदर आएगा। मतलब ये है कहने का कि हर एक एलिमेंट का खुद के साथ संबंध आएगा। 2,2 भी इसके अंदर आएगा, 3,3 भी आएगा, 4,4 भी आएगा, 5,5 भी आएगा, 6,6 भी आएगा, सारे आएंगे। और देखो, और क्या क्या आएगा? देखो और चेक करें अगर हम, तो 2 में से 1 क्या नहीं आएगा, 3 में से 2 नहीं आएगा, 4 में से 2 नहीं आएगा, 4,1 आएगा इसके अंदर। देखो एक तो सारे के सारे खुद ही आ जाएंगे, और एक 4,1 आएगा। अच्छा सर, क्या 1,4 भी आएगा? सर 1,4 भी आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि 1 में से 4 गया -3, -3 में डिवाइड तो जा रहा है ना, प्लस माइनस से क्या होता है? 3 का डिवाइड तो जा रहा है ना, -3 में -1 बार जाएगा, ये भी आएगा इसके अंदर। तो ऐसे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और देखो यहाँ पे 5,3 नहीं आएगा, यहाँ पे 5,2 आ जाएगा, 5,2 आ जाएगा, 5,2, क्योंकि 5 में 2 के 3 बचेंगे, ठीक है, और 2,5 इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है, उल्टा सीधा भी आ जाएगा, ठीक है। और चेक करते हैं, और चेक करो, देखो 4 का ये आ गया, 4 को 5,1 नहीं आएगा, 5 में से 1 गया, 4 बचेंगे, तो 5 में 2 का नहीं बचेगा, 5 में 3 का नहीं बचेगा, 5 में 4 नहीं बचेगा। अब 6 पे आओ, 6 में से 1 गया नहीं बचेगा, 6 में से 2 गए 4 नहीं बचेंगे, 6 में से 3, 6,3 इसके अंदर आएगा, 6,3 आएगा, और 3,6 आएगा, बस। तो एक तो सारे खुद आएंगे, एक अलग अलग आएंगे। अब इनकी इक्विवेलेंस क्लास निकालो पहले। तो क्लास ऑफ 1 में क्या क्या आएगा? देखो एक तो 1 ही आएगा, क्योंकि 1 खुद के संग संबंध में है। अच्छा, और सर 1 के साथ संबंध में कौन है? 4। तो इक्विवेलेंस क्लास की 1 में आ गए 1,4 एलिमेंट, ठीक है। सर क्लास ऑफ 2 की बात करें
तो 2 में कौन कौन से आएंगे, तो 2 खुद ही आएगा, और सर 2 5 के संग आ रहा है सर, एक 2,5 आएगा सर। इक्विवेलेंस क्लास अगर मैं बात करूँ 3 की, वही 3 में कौन कौन आएगा, देखो ध्यान से 3 में कौन कौन आएगा, 3 में देखो 3 सर 6 के संग आ रहा है, 3,6 आएगा बस। सर इक्विवेलेंस क्लास में 4 में कौन कौन आएगा, तो भाई साहब 4 में कौन आएगा सर, 4 में एक तो 4 आएगा और एक 1 आएगा। सर इक्विवेलेंस क्लास 5 में कौन आएगा, तो सर 5 में एक तो 5 आएगा सर, एक 2 आएगा। सर इक्विवेलेंस क्लास 6 में कौन आएगा, सर 6 में एक तो 6 आएगा और एक 3 आएगा। अब तुमसे किसी ने बोला कि ये सारी की सारी इक्विवेलेंस क्लास तुमने निकालनी है, अब तुम बताओ कोशिएंट सेट बताइए। और तुमसे किसी ने पूछा कि कोशिएंट सेट में क्या आएगा, तो भैया कोशिएंट सेट में क्या आएगा, देखो ध्यान से, अगर हम बात करते हैं कोशिएंट सेट की, ए बाई आर, देखो ध्यान से, कोशिएंट सेट में तुम्हें लिखा है डिस्टिंक्ट क्लासेस आएंगी, ध्यान से देखना। अगर मैं क्लास ऑफ 1 की बात करूं तो क्लास ऑफ 1 इसके अंदर आ जाएगा, क्लास ऑफ 1 इसके अंदर आ जाएगा, क्लास ऑफ 2 इसके अंदर आ जाएगा, क्लास ऑफ 2 इसके अंदर आ जाएगा, क्लास ऑफ 3 इसके अंदर आएगा। क्या सर क्लास 4 इसके अंदर आएगा, नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि 4 और 1 तो सेम है ना, डिस्टिंक्ट चाहिए हमें, एक बार लेना एक ही चीज को, रिपीट नहीं होनी चाहिए। डिस्टिंक्ट का मतलब क्या है, जो चीज है वो एक ही बार आनी चाहिए। तो 4 का 1 तो इसके अंदर ऑलरेडी आ चुका ना, अब नहीं आएगा। क्या 5 आएगा, 5 भी नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि 5 जो है वो सेम 2 की है, समझ में आया कि नहीं आया। वैसे ही 6 भी नहीं आएगा, क्योंकि 6 जो है वो सेम किसकी है, वो सेम वो कहाँ गया, वो 3 की है। तो इसका मतलब क्या है, इसके कोशिएंट सेट में केवल ये 3 ही क्लास आएंगी, 1, 2 और 3 की आएंगी। यार ये ले लो, अगर ये नहीं ले रहे हो तो उल्टा ले लो, फिर 5, 4, 5 और 6 की क्लास ले लो। तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि कोशिएंट सेट का एग्जाम्पल कभी एग्जाम में आ गया तो करना कैसे है, हमें वही क्लास उठानी है भैया जिनमें डिस्टिंक्ट एलिमेंट हो, एक बार जो ले लिया वो दोबारा ना हो, समझ गए, अच्छी बात। अच्छा, अगर मैं सारी की सारी डिस्टिंक्ट क्लासेस का यूनियन ले लूं तो क्या होगा, अगर मैं उनका यूनियन लेता हूं, चलो यूनियन ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट क्लासेस, यूनियन ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट क्लासेस, डिस्टिंक्ट क्लासेस सर, तो क्या होगा, ध्यान से देखो, क्लास ऑफ 1 में क्या आ रहा है, जहां क्लास ऑफ 1 में 1,4, यूनियन का मतलब इकट्ठा ले लो। 2 में कौन है, 2,5, 3 में कौन है सर, 3,6। ध्यान से देखो, इसको रीअरेंज कर दो सेट को, 1, 2, 3, 4, 5, 6। क्या ये तुम्हारा सेट वापस से नहीं मिला तुम्हें, मिल गया सर। सर क्या सीखे, सर ये सीखे कि अगर हम सारी की सारी डिस्टिंक्ट क्लासेस का यूनियन कर लेते हैं तो जिस सेट से ये आई थी हमें वो सेट ही मिल जाता है, हमें वो सेट ही मिल जाता है। बोलो भाई साहब, पल्ले पढ़ रहा है कहानी, पल्ले पड़ी कहानी की कोशिएंट सेट क्या होता है, डिस्टिंक्ट क्लासेस कैसे निकालते हैं, कि इक्विवेलेंस क्लास होती क्या है। आई होप समझ में आ रहा हो, उम्मीद करता हूं पल्ले पढ़ रहा है। बस अंत है वीडियो का, रिलेशन में सब कुछ पढ़ लिया है, कुछ फॉर्मुलेस तुम्हें और लिखाने हैं, तो जल्दी फटाफट से नोट कर लो। आइए बढ़ते हैं अंतिम चरण की ओर, देखिएगा वीडियो का अंत चल रहा है और बहुत ही बेहतरीन चीज़ मैं तुम्हें दिखाने जा रहा हूँ। देखिए क्या, देखो ध्यान से, एक बहुत ही प्यारा मैंने तुम्हें रिजल्ट लिखा। रिजल्ट क्या है कि क्लास ऑफ ए क्लास ऑफ बी जनरली बराबर नहीं होते हैं, बराबर नहीं होते। इसका मतलब क्या है कि दोनों में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं होगा। एग्जाम्पल एक चेक कर लो, जैसे 1 और 2 को उठा लो, तो 1 और 2 की अगर मैं क्लास की बात करूँ, क्या ये बराबर है, नहीं है बराबर। इसमें 1,4 एलिमेंट है, इसमें 2 और 5 एलिमेंट है, नहीं है बराबर। नहीं है बराबर का मतलब क्या है कि इनके इंटरसेक्शन में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं आएगा। अच्छा, बराबर होती कब है, देखो ध्यान से, क्लास ऑफ ए क्लास ऑफ बी बराबर तभी होंगी कि जब ए और बी आपस में संबंधित होंगे, ए रिलेटेड टू बी होगा। ये रिजल्ट तुमसे डायरेक्ट पूछ सकता है भैया एग्जाम में, कुछ नहीं कह सकते। एक एक चीज ध्यान से रखो, क्लास ऑफ ए क्लास ऑफ बी बराबर कब होंगे, जब ए और बी आपस में रिलेशन में होंगे। एग्जांपल चेक कर लो, जैसे सर यहाँ पे 2 और 5 और सर 5 की आपस में इक्विवेलेंस क्लास बराबर है, तो ऐसे देखो 2 और 5 आपस में संबंध में होंगे, ये संबंध में है तो सही, ये रहे संबंध में, ये रहे संबंध में, 2 रहे 5, 2 और 5 संबंध में है कि नहीं। और ये बराबर नहीं थे 1 और 2, तो देखो 1 और 2 संबंध में ना आते, क्यों नहीं है, क्योंकि संबंध 3 डिवाइड्स y - 1। तो 1 और 2 को अगर मैं ले लूं तो 2 में से बन गया 1, तो भैया 3 1 को डिवाइड कहाँ करता है, फीलिंग आ रही है। तो जो लिखा है वो होता भी है, ये ऑब्जर्व की गई चीजें हैं कि अगर इक्विवेलेंस क्लास बराबर है तो उन दोनों एलिमेंट की, वो दोनों एलिमेंट आपस में संबंध में जरूर होंगे। दिख गए तुम्हें, नहीं है तो नहीं होंगे, ठीक। अब बहुत ही बेहतरीन चीज लिखी गई है, बहुत बेहतरीन, ध्यान रखना, इनसे एक सवाल पक्का 100% गारंटी के साथ, कोई एग्जाम हो, ये ध्यान रखना। अगर यहां से सवाल नहीं बना तो चैनल पे तुम आके मुझे जरूर बताना कि नहीं बना सर, गारंटी से यहां से सवाल पक्का बनेगा। ऐसा हुआ ही नहीं आज तक कभी। देखो क्या है, टोटल नंबर ऑफ आइडेंटिटी रिलेशन, हमें सबको पता है कि आइडेंटिटी रिलेशन केवल खुद के संगी होता है, एक ही बनता है, एक सेट के अंदर एक ही बनेगा, ध्यान रखना, ऑलवेज एक। तुमसे किसी ने पूछा रिफ्लेक्सिव कितने होंगे, भैया 2 की पावर n² - n, LT ग्रेड 2026 में जो अभी पेपर हुआ है 25 वाला, दिसंबर में हुआ था, 4-6 दिसंबर को, उसमें इसके ऊपर सवाल आया था, इसका आंसर 64 आया था।
इसमें सवाल आया था, ध्यान से सुनना। तो वही तुम बताना चाह रहा हूँ भाई साहब, ये होता है कि हर बार आएगा तुमसे डायरेक्ट पूछेगा कि कितने रिफ्लेक्सिव रिलेशन बनेंगे इस सेट के अंदर, अवयवों की संख्या देगा तुम्हें, वो अवयवों की संख्या n है, 2 की पावर n स्क्वायर माइनस n। और अगर उसने पूछ लिया इररिफ्लेक्सिव, तो उतने ही तुम्हारे इररिफ्लेक्सिव बनेंगे। 99% लोग रिफ्लेक्सिव तो जानते हैं लेकिन इररिफ्लेक्सिव नहीं जानते, मैंने तुम्हें आज बता दिया। जितने ये उतने ही, आगे बढ़ो। सिमेट्रिक की चर्चा करें तो भैया 2 की पावर n n प्लस 1/2 होता है, वेरी सिंपल है। एंड असिमेट्रिक की बात करें तो 3 की पावर n स्क्वायर माइनस n/2 होता है। ये कोई नहीं पढ़ा था तुम्हें, असिमेट्रिक का मैं कोई नहीं बताएगा, ठीक है, पहले बता दे रहा हूं। असिमेट्रिक मतलब क्या है, 3 की पावर n स्क्वायर माइनस n/2, डायरेक्ट याद करो यार, आगे बढ़ो। एंटी सिमेट्रिक तो मैं कोई नहीं बताएगा, कितने होते हैं, 2 की पावर n, 3 की पावर n स्क्वायर माइनस n/2, पावर में है ये, पावर में है ये, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा, सर रिफ्लेक्सिव भी पता चल गए, सिमेट्रिक भी पता चल गए, सर इक्विवेलेंस रिलेशन कैसे पता चलेंगे, कितने बनेंगे? इसकी भी फंडा है मेरे पास, इसका भी फंडा है। ये फंडा तुम्हें कोई नहीं बताएगा, इसको फटाफट से बता रहा हूँ, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, देखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात में लिखी है कि टोटल नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन भी हम बता सकते हैं। वो क्या होते हैं भैया, वो होते हैं बेल नंबर। बेल नंबर कैसे काम करते हैं ये समझ लो केवल, कि बेल नंबर को ही हम इक्विवेलेंस रिलेशन बोल देते हैं। कितने बनेंगे ये चीज़ तुम्हें बहुत ही कम लोगों को बताएंगे। तुम्हें होता क्या है, बेल नंबर 0 और बेल नंबर 1 का मान 1 होता है। इसका मतलब क्या है, ऐसा सेट जिसके अंदर 0 एलिमेंट है या जिसके अंदर 1 एलिमेंट है, उस सेट में इक्विवेलेंस रिलेशन सदैव एक ही बनता है, बात खत्म। अगर मान लो जनरल तुमसे पूछ लिया, फॉर्मूला जनरल तुम्हारा ये होता है, क्या होता है, bn+1 बराबर समीशन r बराबर 0 से लेकर के n तक NCR और BR। काम कैसे करता है, मान लो तुम्हारे पास एक ऐसा सेट है जिसके अंदर 2 एलिमेंट है, तुमसे पूछिए यहाँ के 2 अवयव वाले समुच्चय पर कितने इक्विवेलेंस रिलेशन बन सकते हैं भैया, ऐसे निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, इस 2 को ब्रेक करो, 1+1। अब जाते हैं, शुरुआत करते हैं 0 से, जाते हैं हाईएस्ट 1 तक, यहाँ जो होता है। चलो 0 से 1 तक गए हम, देखो NC1, पहले 0 से स्टार्टिंग करके 1 तक जाएंगे, तो N1C0, 1C0, B0, आगे चलो 1C1 और B1, इसको सॉल्व कर दो भैया। 1C0, NC0 का मान कितना होता है, 1 होता है, 1। B0 का मान सर कितना है, ऑलरेडी 1 है, इसको याद रखना पड़ेगा तुम्हें, इंटू 1 प्लस NCN का मान 1 होता है, 1 इंटू में सर B1 का मान भी कितना है, 1। तो भाई साहब इसका आंसर कितना आ गया, इसका आंसर आ गया 2। मतलब ऐसा समुच्चय जिसके अंदर 2 अवयव है, उसके टोटल इक्विवेलेंस रिलेशन यानी कि टोटल तुल्यता के 2 संबंध बनेंगे। बोलो पल्ले पड़ा कि नहीं पड़ा, मजा आया, आगे बढ़ो। ऐसा समुच्चय जिसके अंदर 3 अवयव हैं भैया, उसके अंदर कितने तुल्यता के संबंध बनेंगे, देखो ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ भैया, इसको तोड़ लो, 3 को भी 2+1 करके तोड़ लो। अब क्या करेंगे सर, 0 शुरू करेंगे और कहाँ तक जाएंगे सर 2 तक जाएंगे। कैसे करेंगे, देखो ध्यान से, 2+1, देखो तोड़ने का मतलब समझो तोड़ते कैसे हैं। जैसे 3 लिखा है तो इधर एक जैसा रहने दो, इधर तोड़ो, समझ में आएगा नहीं, यहाँ बोलो। जैसे हमने 3 को कैसे तोड़ा, 2+1, अब आगे आएगा 4, तो 4 को कैसे तोड़ोगे, 4 को तोड़ोगे 3+1 करके, ऐसे करके तोड़ना है। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे जो आया है उसी को तुम्हें चलाना है, किसकी जगह पर, उसको तुम्हें चलाना है, n की जगह पर तुम्हें चलाना पड़ेगा। चलाओ, r बराबर 0 से 2 की बात कर रहे हैं, 2C0, ठीक है, B0, 2C1, B1, 2C2 और B2, बात खत्म, 2 तक जाएंगे, इससे आगे नहीं जाएंगे। बस इनके मान लगाओ, देखो NC0 का मान 1, B0 का मान 1 प्लस 2C1 का मान 2 इंटू B1 का मान 1 प्लस 2C2 का मान 1 इंटू सर B2 का मान, सर B2 का मान अभी निकाल चुके हैं सर, 2 आया है। बस इनको सॉल्व कर लो, 1 + 2 + 2, 2 2 4 और 1 5। तो सर ऐसा सेट जिसके अंदर भैया 3 अवयव हैं, उसके अंदर टोटल तुल्यता के संबंध 5 बनेंगे। बोलो हाँ। अभी तुम जनरल समझो, कल मैं तुम्हें इसकी भी ट्रिक सिखाऊंगा कि ट्रिक से कैसे करते हैं बेल नंबर को फाइंड। तो बस आज का क्रियाकलाप यही करते हैं समाप्त, और मैं देता हूं आप सभी लोगों को जाने की इजाजत। लेकिन अभी 1 मिनट ठहर तो जाओ यार, तुम्हारी इतनी मेहनत कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तुमसे कुछ नहीं चाहिए, बस अगर नहीं देख रहे हो तो दबा के सब्सक्राइब कर दो भाई साहब। अगर तुम एंड तक डटे भाई हो भाई साहब, 100 के करवाए दो। मुझे आप सभी का प्यार चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, थोड़ा सा नंबर है आप सभी के लिए, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, 100 के करवा दो। प्यारा प्यारा कमेंट छाप के जाकर एग्जाम में नीचे कमेंट सेक्शन में, तुम्हारा एक कमेंट इतना बड़ा मोटिवेशन का कार्य करता है भाई साहब। एक तुम्हारा कमेंट तुम कर दोगे तो मेरे अंदर बहुत पावर आ जाती है। तो प्लीज़ एक कमेंट करके जरूर जाएं, क्लास कैसी लगी कैसी नहीं लगी, और मिलते हैं अगली जोरदार क्लास में जोरदार कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए सी यू टुमारो के बाय, टेक केयर।